अच्छा, सबसे पहले तो कल का जो वाक़या हुआ है जिसमें सियालकोट में एक मज़दूर एक मैनेजर को, फैक्ट्री मैनेजर को आग लगा दी गई है। तो पहले तो आई थिंक वहाँ से मज़म्मत से शुरू करेंगे कि उसकी मज़म्मत हम करते हैं। और अगर कोई इस पे बात करना चाहे, क्योंकि इस तरह के वाक़यात जो हैं होते ही रहते हैं, होते ही रहे हैं। और हमारी जनरेशन तो ख़ास तौर पे हमने बॉम्ब ब्लास्ट भी बहुत देखे हैं, हमने तालिबान को भी उभरते बनते, उनके साथ मुज़ाकरात होते, APS होते, चीज़ें सारी हमने हमारे याददाश्त से वो गुज़री हैं। बॉम्ब ब्लास्ट भी, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, मेजर शहर हों या छोटे शहर हों, उनकी न्यूज़ या ख़तरा कि आपका कोई प्यारा जो है वो उसमें जाँ बहक हो सकता है, वो हमारे सामने था। तो अजीब से ही हालात रहे हैं हमेशा से मुल्क के। तो खैर बस उसकी मज़म्मत से शुरू, अगर कोई बात रखना चाहता है इसके ऊपर कंटिन्यू करें। तो खैर पहली मज़म्मत हुई है। और दूसरा फिर ये कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से भी कुछ स्टूडेंट्स उठाए हुए हैं अभी तक, तो उसकी भी हम मज़म्मत से शुरू करेंगे कि कैंपस के अहाते से कुछ स्टूडेंट्स को उठाया गया। और ये वो कैंपस है जो मशहूर है वहाँ की ख़वातीन की वीडियोस बनाने के लिए, जिसके ऊपर ब्लैकमेल भी उनको किया गया। और उस वजह से फिर काफ़ी वो कहते हैं कि मतलब सेमेस्टर से सेमेस्टर लड़कियाँ जो हैं उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि घर वाले वैसे ही तालीम के लिए नहीं भेजते। औरतों के लिए तालीम एक मुश्किल शय है, कदरे मुश्किल शय है। और फिर वीडियोस वाला हिसाब हो गया, तो वहाँ पे ज़ाया हुआ लड़कियों की एजुकेशन का। अब ये वो यूनिवर्सिटी है जो वीडियोस लड़कियों की बना सकती है, लेकिन वहाँ से जब उठाए जाते हैं 2 स्टूडेंट्स तो उनका वीडियो नहीं निकल सकता। यहाँ पे FC का भी पूरा अड्डा जो है वो मतलब यानी कि छावनी मौजूद होती है। तो ये हमारे स्टूडेंट यूनियंस के हालात हैं, हमारे स्टूडेंट सियासी हालात हैं यहाँ पे। मुल्क के हालात हैं कि यहाँ पे आग लग रही होती है, आए दिन भूख से लोग मर रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में फिर हम यूनियंस की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा एक आइनी हक़ है। और उस आइनी हक़ के तहत यूनियंस मतलब एक फॉर्मेशन है जिसमें स्टूडेंट्स को एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ आगाही मिलती है और वो इस प्रोसेस में शामिल होते हैं, क्योंकि प्रोसेसेस जो होते हैं हमेशा बहुत मुश्किल होते हैं, साइंटिफिकली स्पीकिंग भी, सोशली स्पीकिंग भी। अमल जो होता है वो कोई मतलब फैक्ट नहीं है कि ये ऐसे बोल दिया ऐसे हो गया। वो एक चीज़ है जिसको आपने लाइव देखना है, बढ़ते हुए देखना है, और उसके सोशल रिलेशंस और कॉन्टेक्स्ट में देखना है, उसके एनवायरनमेंट में देखना है, उसमें लोगों का रोल, उसमें एनवायरनमेंट का रोल, हमारी सोशल फैब्रिक का रोल जो है वो प्रोसेसेस के अंदर बहुत ज़्यादा शामिल हो जाता है। तो जब ये यूनियन साजी का अमल रोकते हैं तो ना सिर्फ ये एक हक़ छीन रहे हैं जो कि आइनी हक़ है हमारे पास, बल्कि एक वो ऑर्गेनिक प्रोसेस जिससे मुल्क प्रोग्रेस की तरफ जा सकता है, जिसको हम कहते हैं या माशरा रिग्रेस की तरफ जाता है या प्रोग्रेस की तरफ जाता है या वैसा ही रहता है, मतलब कुछ इस तरह से पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो प्रोग्रेस जो है वो इस मूवमेंट के थ्रू पॉसिबल है कि जहाँ पे यंग लोग जो हैं वो नई से नई तंजीम साजी के अंदर चीज़ें भी सोचें, वक्त की ज़रूरियात के मुताबिक हल सोचें और मुआशरे के अंदर सोसाइटी को ड्राइव करने में मदद करें। क्योंकि नए लोग होते हैं, उनका उस तरह से पावर के साथ, ताकत के साथ उस तरह से उनके पहले से रिलेशनशिप्स कायम नहीं हुए होते हैं, तो पोटेंशल भी होता है कि नया स्पेस एक खुल सके जो कि पुरानी पावर को चैलेंज करे, तोड़े और एक मसावी बुनियाद पे जो है वो कुछ कंस्ट्रक्ट हो सके। तो खैर यूनियंस की बात हम इसलिए करते हैं। अब इसको मैं जोड़ रही हूँ आज के स्टडी सर्कल के टॉपिक के साथ, जो कि है ग्रास रूट्स वर्क एंड द स्कोप ऑफ मेथड। अब ये एक किताब है और आप ईमेल मुझे अपना दे सकते हैं बाद में, और उसमें मैं आपको ये भेज सकती हूँ पूरी किताब। सो बेसिकली ये द मूवमेंट ऑफ द लैंडलेस रूरल वर्कर्स ऑफ ब्राज़ील, MST के नाम से एक ब्राज़ीलियन लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जिनके पास कोई घर नहीं है। वो समझते हैं कि घर होना हर इंसान का हक़ है और गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड करना हर इंसान, हर गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। हमारे ऊपर रूल किया जाता है, कुछ बुनियादों पे किया जाता है कि आपको ये चीज़ें मिलेंगी, तो उसमें घर होना या छत होना वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। सो वो जिनके पास घर नहीं है, छत नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, सरमाया नहीं है, ये उन लोगों की मूवमेंट है। MST काफ़ी सालों से, दहाइयों से चलती आ रही है। उनकी किताब जो है पॉपुलर मेथड एंड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से उनकी किताब है, और उसका एक चैप्टर है ग्रास रूट्स वर्क इन द स्कोप ऑफ मेथड। तो उसमें अब ये MST की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रैक्सिस और
मतलब ग्राउंड पे जो आप काम कर रहे हैं और थ्योरी उसको साथ लेके चलते हैं, यानी प्रैक्टिस का वर्ड इस्तेमाल होता है कि थ्योरी और प्रैक्टिस को साथ लेके चलना। सो प्रैक्टिस के थ्रू ये थ्योरी बनती है और वो अमल, मतलब लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये काम में आ रही है कि नहीं आ रही, आपस में बातचीत करते हैं, पूरा प्रोसेस। जिस तरह अमल की बात की, अमल क्यों ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उसमें फिर गुंजाइश होती है प्रोग्रेस की, और उसमें गुंजाइश होती है कि जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं या जो उसके अंदर मसले हैं जो हमें लग रहा है कि हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं मेल खाते, उनको हम रिवाइज कर सकें, उनको हम रीविज़िट कर सकें, उनको हम नए सिरे से बना सकें। तो इसलिए प्रोसेसेस ज़रूरी होते हैं। सो ये ग्रास रूट्स वर्क एंड द स्कोप ऑफ मेथड इसका नाम है चैप्टर का। अब मुझे कोई बता सकता है ग्रास रूट वर्क से क्या आता है जहन में? वही फंडामेंटल जो बेसिक होता है किसी भी, मतलब बिल्डिंग की बेसिक होती है, ग्रास रूट उसको कह सकते हैं। बिल्डिंग की बेसिक होती है, बिल्कुल। उसी तरह ग्रास रूट्स किसी भी अगर आइडियोलॉजी करते हैं या किसी भी मेथड को हम कहेंगे तो उस ग्रास रूट कहेंगे, ये ग्रास रूट है किसी चीज़ का, बुनियाद है। ठीक है, और कोई बता सकते हैं? मतलब ग्रास रूट से मतलब यही है कि हम बिल्कुल बेसिक से कोई चीज़ स्टार्ट करें, मतलब किसी चीज़ की बिल्कुल बुनियाद डालें कि वो चीज़ आगे बढ़े, मतलब स्टार्ट से इनिशियल से। और सही। अभी आपको क्या लगता है पाकिस्तान में ग्रास रूट्स लेवल पे सियासत हो रही है? ग्रास रूट पर तो सियासत है ही नहीं। क्यों, आपको ऐसे क्यों लगता है? मतलब वहाँ ऐसे पॉलिटिक्स है ही नहीं ना कि जो बेसिक से मतलब लोग जो हैं वो उसमें इंक्लूड हो सके। ये तो मतलब अपर क्लास की मतलब पॉलिटिक्स है जो वहाँ से लोग आते हैं, बाकी जो मतलब आम बंदा है जब बेसिक वो सियासत में आ ही नहीं सकता। ठीक है, और कोई ये बता सकता है उनके ख्याल में सोसाइटी के अंदर चीज़ों को ग्रास रूट लेवल पे देखने का क्या फ़ायदा होता है या क्यों ज़रूरी है? इससे जो निचला तबका है, जो आम रूलर है, वर्कर्स हैं, इससे ये फ़ायदा होगा कि उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरत, उनकी जो लाइफ, सोशल लाइफ है, ये पता चलेगा कि उनकी क्या ज़रूरत है। तो साथ साथ जो पॉलिटिशियंस हैं उन पे काम कर सकते हैं अगर उनको ग्रास रूट्स और उनकी नीड्स का इल्म होगा। ठीक है, सो ग्रास रूट लेवल या ग्रास रूट के काम की बेसिक डेफिनेशन यही है जो आप लोगों ने बताई कि द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ एन एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर हम सोशल लेवल पे भी देखें तो सोसाइटी का भी बेसिक्स ऑर्गेनाइज करने के ग्रास रूट लेवल ही होंगे, फिर ही हम उससे ऊपर जाके समझ सकते हैं हमारी फाउंडेशन सही बुनियादों पे होगी, तभी हमारा टॉप बिल्डिंग भी हमारा कुछ होगा। नहीं तो अगर नहीं सही तो टॉप बिल्डिंग जो भी है वो भी ठीक नहीं है। जैसा कि अभी हम माशरे में देख रहे हैं, कल का जैसे वाक़या है, अब इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि विजिलेंटी एक्शन है या मतलब मजम्मत करते हैं, या मतलब क्या ये तरीका है सोसाइटी को लेके चलने का कि जब आप स्पेस प्रोवाइड कर दें जहाँ पे चीज़ें इस तरह की हों, जहाँ पे गुस्सा मौजूद हो, जहाँ पे दुख मौजूद हो, जहाँ पे लोग बेरोज़गार हों, जहाँ पे उनको कोई एक्सेस ना हो किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ में अपना ओपिनियन रखने का या उसमें बात करने का या उसको किसी तरीके से भी इन्फ्लुएंस करने का, आया वो प्रोटेस्ट की सूरत में ही क्यों ना हो, वो भी बड़ी मुश्किल से स्पेस, प्रिविलेज स्पेस मिला हुआ है हमें पाकिस्तान में, वो भी हर किसी को अवेलेबल नहीं है और हर किसी के जहन में वो इमेजिनेशन नहीं है प्रोटेस्ट की कि इस तरह से इसको लेके चला जा सकता है। ख़ास तौर पे फिर इसलिए स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्टूडेंट यूनियंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि फिर ये वो तबका है जो बाकी मुआशरे के मसाइल को भी अपने प्लेटफॉर्म से एक जगह दे सकता है विदाउट इट बीइंग अ वायलेंट एवेन्यू, विदाउट इट रिजॉर्टिंग टू वायलेंस। अभी तक हमें बताया तो ये गया है कि वायलेंस करती हैं यूनियंस, लेकिन उसकी भी पीछे पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उसके पीछे प्रोपोगेंडा है, बट वो हमें कुछ भी कहें हमें खुद मालूम होना चाहिए कि हम किस पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, किस पोटेंशियल के लिए लड़ रहे हैं। सो ग्रास रूट्स वर्क को मैं यूनियंस के साथ इस तरह से जोड़ रही हूँ कि जैसे अगर हमारे पास कोई स्पेस नहीं है, अगर हम पूरी सोशल फैब्रिक की बात ना भी करें, और जो मैं पहले बात कर रही थी वो ये कि जैसे मज़दूर, वो जब किसी को मॉब वायलेंस होता है तो बाद में लोग कहते हैं कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, तो वो ग्रास रूट लेवल से देखना नहीं है सोसाइटी को, वो सिम्टम लेवल पे देखना है कि कोई चीज़ हो गई, मसला हो गया, उसके बाद इसके सिम्टम सामने ना आए। जैसे पाकिस्तान को अपनी इमेज का बहुत ख्याल होता है, तो वो कहते हैं इंटरनेशनली उनकी इमेज ख़राब ना हो, सही है, तो उनको मसला हल करने में शायद इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना उनको सिम्टम के पता चलने में, लोगों को पता ना चल जाए कि ये हाल चाल चल रहे हैं, नहीं तो चलते तो रहेंगे, हमारी आवाम तो इसी तरह से चल रही है, इसी तरह से चल लेगी, कभी उन्होंने कोई बात की हो, मतलब यानी कि चल ही लेते हैं, हम रेजिलिएंट हैं बहुत माशाल्लाह से, तो इसलिए ज़रूरत शायद वो एक क्रिएट करते हैं कि ज़रूरत नहीं है, एक फसाड क्रिएट करते हैं। अच्छा खैर, सो ग्रास रूट्स लेवल पे देखना या उस लेवल से शुरू करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम मसले की
मसले को सही तरह से डायग्नोज भी कर सकें और एक सोसाइटी के अंदर वर्किंग जो हो चीज़ों की वो भी उस तरीके से हो कि हम रिएक्शनरी तौर पे चीज़ें ना कर रहे हों। जब चीज़ें कोई इश्यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे आजकल की पॉलिटिक्स में इशू बेस्ड सियासत बहुत ज़्यादा है, आइडेंटिटी बेस्ड सियासत बहुत ज़्यादा है। हमारे ये सवालात भी हैं, हम इन्हीं में घिरे भी हुए हैं, हम फंसे भी हुए हैं, क्योंकि ये असल बातें भी हैं, इश्यूज़ हैं भी, ऐसा तो नहीं है कि इश्यूज़ नहीं हैं, आइडेंटिटीज़ हैं भी, आइडेंटिटीज़ भी मौजूद हैं, उसकी बुनियाद पर जुल्म भी मौजूद है। औरत की बात करें या बलोच आइडेंटिटी की बात करें या हम बहुत ज़्यादा आइडेंटिटीज़ हैं, हम उनमें बात करें तो पंजाबी आइडेंटिटी कंपैरिजन टू अ बलोच आइडेंटिटी, हमें पता है कि इसमें फ़र्क है। लेकिन क्या हमने आइडेंटिटी बेस मतलब सियासत करनी है तो हमने कहना है कि पंजाबी को मतलब पंजाबी सोया हुआ है, एक मिसाल है अगर वो सोया हुआ है तो बलोच को भी सोने का हक मिले या फिर कुछ जाग के कोई अमल में हिस्सा डालने का हक मिले, क्योंकि बलोच का शायद नारा कुछ और है कि हमारे रिसोर्सेज, हमारा वो चीज़ें पंजाबियों के साथ अभी मतलब यानी कि मज़दूर तबका उनका बोल रहा है, क्योंकि वो मर रहा है, वो पिस रहा है। पंजाबियों का जो आम तबका है वो इतना ज़्यादा पिस नहीं रहा कंपैरिजन में पूरे पाकिस्तान से। तो फिर इस वजह से ये आइडेंटिटीज़ की जो ऊपर नीचे वाली चीज़ है हमारे अंदर ही क्रिएट हो जाती हैं एक तरीके से। और ये मैं मतलब इसलिए बात कर रही हूँ कि हमारी ख़ास तौर पे सियासत में जब हम यूनियंस की बात करें तो स्टूडेंट्स के पास ये स्पेस भी है कि यहाँ पे फिर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से लोग हों, पंजाब यूनिवर्सिटी से हों, कराची यूनिवर्सिटी से हों, हर यूनिवर्सिटी से हों, तो उसमें आपको डिफरेंसेस को समझने का, देखने का, उनके बेसिस तक पहुँचने का, ग्रास रूट लेवल पे उनको आइडेंटिफाई करने का मौका मिले। और मतलब ये हमारा कंपटीशन ना बन जाए, हमारी आइडेंटिटीज़ हमारा कंपटीशन नहीं होनी चाहिए। सिस्टमैटिकली हमारा दुश्मन जो है उसको जब हम मतलब आइडेंटिफाई करने की तरफ बढ़ें तो इन आइडेंटिटीज़ के डिफरेंस ने हमें गाइड करना है। अलग अलग जगहों पे हालात, मटेरियल कंडीशंस या उस वक्त के हालात किस तरह से डिफरेंट हैं, तो ग्रास रूट लेवल पे चीज़ों को देखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम नहीं देखेंगे ग्रास रूट लेवल पे तो ये जो आइडेंटिटीज़ की बातें जो ऑलरेडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं, ये मतलब ऑलरेडी ये जो प्रिविलेज और ये जो गैर मतलब ये जो गैर बराबर तकसीम रिसोर्सेज की भी, एक्सेस की भी, प्रिविलेज की भी, एजुकेशन की भी, हर चीज़ की, पैसे की, हर चीज़ की ये जो गैर मुनासिब तकसीम है, इसकी वजह से ऑलरेडी प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा हैं कि हमने अगर नया कोई काम शुरू किया और उसको ग्रास रूट लेवल पे आइडेंटिफाई ना किया कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसके बाद क्या करेंगे, उसका मकसद हमने आइडेंटिफाई ना किया, तो हम इनकी बनाई हुई गेम्स जो कि हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जो कि हैं ये न्यू लिबरल ये जो नई नई चीज़ें आ जाती हैं, नए नए तरीक़ों से तहकीक करके नई नई मार्केट में पेश करना, नई नई बीमारियां ईजाद करना, उनके फिर इंडिविजुअल लेवल पे उनके हल दे के आपको कहना कि ये आप मतलब यानी कि आप थेरेपी पे चले जाएं, आपका काम आसान है, आप थेरेपी पे चले जाएं, आपका काम आसान है। लेकिन सिस्टमैटिकली वो सिस्टम जो हम सबको बीमार कर रहा है उसको हम कलेक्टिवली नहीं देखेंगे, क्योंकि फिर प्रॉफिट कैसे बनेगा। प्रॉफिट ओरिएंटेड सोसाइटी में अगर मार्केटाइज नहीं कर सकेंगे आप सॉल्यूशंस को, आप वैक्सीन्स को मार्केट आप उससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, तो फिर ऊपर नीचे वाला जो निज़ाम है वो तो नेचुरल नहीं है। जो सारे कहते हैं, जो हमारे लेफ़्ट के लोग, जो प्रोग्रेसिव लोग समझते हैं कि दिस इज़ नॉट द नेचुरल सिस्टम, दिस इज़ नॉट मतलब ये दिस डजंट मैच विद आवर नेचर, हमारे इंसानी रिदम्स के साथ ये मैच नहीं करता। प्रॉफिट ओरिएंटेड होना ये हमारे अंदर बीमारियां पैदा कर रहा है, हमारे अंदर कंपटीशन की फ़ज़ाएँ इस तरह की पैदा कर रहा है जो माशरे को पसमानदगी की तरफ लेके जा रहे हैं। सो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ग्रास रूट लेवल की ये है। अब द स्कोप ऑफ मेथड, अब मैं इसके चैप्टर जो है, इसका चैप्टर इस किताब का जो मैंने जिक्र किया ये इसके चैप्टर में से है, तो उसमें वो डिफ़ाइन कर रहे हैं मेथड को। आप में से वैसे कोई बताना चाहेगा कि मेथड से क्या जहन में आता है, मेथड क्यों ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, मेथड क्या होता है? मेथड तो मतलब कोई तरीके का होता है, कोई भी काम करने का, कोई भी चीज़ करने का प्रोसेस, तो उसका एक तरीके का होता है कि किस तरीके से करना है, तो मतलब उसको ठीक है। आप लोगों को क्यों लगता है, अगर हम एक मिसाल ले लें कि हम स्टूडेंट यूनियंस की बात करते हैं अभी, क्योंकि हम अगर यूथ हैं और यूनियंस नहीं थी, हम मेरे अरसे में भी, अभी आप लोगों के अरसे में भी नहीं है, यानी कि हमें महरूमी हुई है एक प्लेटफॉर्म से जो हमारा एक नेचुरल प्रोसेस होता, जो हमें आईनी हक भी मौजूद है, जो हर जगह दुनिया में होता है, वो चीज़ होती, अब हम उसके लिए लड़ रहे हैं या उसके लिए बात कर रहे हैं या वो चीज़ मौजूद नहीं है, तो हम उसको एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी हम बात करते हैं कि हम स्टूडेंट यूनियंस की बात करेंगे, सही है।
तो स्टूडेंट यूनियंस की जब हम बात करें तो उसमें मेथड को देखने से क्या मुराद होगी, या मतलब यानी कि यूनियंस का हक चाहिए हमें, इसके लिए कोई एग्जांपल दे सकता है कि मेथड देखना क्यों ज़रूरी है? कुछ आता है जहन में कुछ भी? उसमें यह है कि अगर हम कंप्लीट मेथड के या साथ या ग्रास रूट्स के साथ नहीं जाएंगे तो वही सेम चीज़ बन जाएगी कि ये कोई किसी का कार्ड का नाम दे देंगे या प्रोपेगेंडा का नाम देंगे और ट्रांसपेरेंसी का नाम दे देंगे और हमें एग्जैक्ट मालूम भी नहीं होगा हमें क्या करना है आगे जाके। जब हमारी मंजिल भी क्लियर नहीं होगी विथ मेथड तो हम काम कर नहीं सकते। इसलिए ये हमारे लिए लाजमी है कि हम कंप्लीट एक ग्रास रूट हमारी चीज़ें को देखते हुए और कंप्लीट मेथड के साथ आगे जाएं। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा है। ठीक है, बिल्कुल मेथड इसीलिए ज़रूरी होता है, और जो डेफिनेशन दी गई है उसके मुताबिक मैं बस पढ़ के सुना दूं कि मेथड वो डिफ़ाइन कर रहे हैं। अच्छा, इनका नाम है एडेमार बोजो, ठीक है, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है जिसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ। सो उन्होंने मेथड को डिफ़ाइन किया है कैपेसिटी टू लोकेट कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एलिमेंट्स and necessities to construct the path towards a given goal. So the capacity to locate context specific elements, यानी कि अगर हम यूनियंस की मिसाल लें, हम कहते हैं हमने स्टूडेंट यूनियंस की बहाली के लिए हम जद्दोजहद करेंगे, तो उसमें मेथड को बनाने के लिए मेथड इज़ नॉट लाइक एक मतलब यानी कि एहतजाज एक मेथड है, यानी कि वो एक चीज़, वो पूरा प्रोसेस एहतजाजों से लेके, मार्चों से लेके, टॉकों से लेके, ये मतलब स्टडी सर्कल से लेके, अगर हमने कोई बिल पास कराना है वहाँ से लेके, फिर जब हो जाता है पास उसके बाद से लेके वो पूरा जो है वो चलता रहेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे इस चीज़ को देखा जाए। इंडिविजुअल लेवल पे किसी की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो मेथड को डिक्टेटर बन के वो मतलब यानी कि डिक्टेशन के अंदर ये पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन क्योंकि हम बात करते हैं कलेक्टिव्स की, तो कलेक्टिव्स के अंदर फिर ऑर्गेनाइजेशन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि ये ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने मेथड को आइडेंटिफाई भी करें, आप उसको इवैल्यूएट भी करें, आप उसका फीडबैक भी लें, आप देखें उसको कि वो किस तरह से चल रहा है, उसमें एडजस्टमेंट्स करके उसको चेंज भी करें अपने मौजूदा हालात के साथ। तो ये जो बात कर रहे हैं साहब एडेमार बोजो, ये कह रहे हैं कि कैपेसिटी टू लोकेट कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एलिमेंट्स, यानी कि हमारे केस में मैं इसको इंटरप्रेट कर रही हूँ और मैं बस शेयर कर रही हूँ आपके साथ, तो मुझे जिस तरह से समझ आती है कि हमारे केस में यूनियंस की बहाली सिर्फ ज़रूरी नहीं ये कि हम बहुत कम मुल्कों में से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे यूनियंस बहाल नहीं है। कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एलिमेंट्स क्या हैं? कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या बन रहा है इस मुल्क के अंदर रहते हुए? 35, 36, 37 सालों से यूनियंस बैन है। इतनी याददाश्त से कमी होना, ये पूरा मतलब आजकल का तो लाइफ स्पैन इतना बना हुआ है, ये पूरा एक लाइफ स्पैन, एक जनरेशन मतलब ये से खाली होना, यानी कि हमारी लिविंग मेमोरी में ये चीज़ नहीं है। हमने अपने सीनियर से ये बात नहीं सुनी, ठीक है। मेमोरी में भी कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एलिमेंट्स हम किस तरह से और किसी के जहन में कुछ आए तो बता सकते हैं। मतलब जैसे डिक्टेटर्स का मौजूद होना हमारे मुल्क में, डेमोक्रेसी का ठीक तरीके से ना चलना, सियासी लड़ाइयाँ सियासतदानों की जिस तरह से हैं एक ड्रामेटिक तरीके से, जिस तरह आजकल के दौर में हम लाइव टीवी शोज से इंटरटेनमेंट लेते हैं, उस तरह से वो इंटरटेनिंग सी हमारी सियासत बनी हुई है जिसमें कैरेक्टर्स हैं और मतलब यानी कि प्रोसेस हम किसी को समझ नहीं, मुझे नहीं समझ आता कि हमारा बलदियाती निज़ाम क्या है, हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है। और सच में किसी को, मुझे ये समझ आती है कि किसी को समझ नहीं आता। बात करें किसी से, अनलेस बहुत आपके पास टाइम है किताबें पढ़ने का, उसमें इन्वेस्ट करने का, उसको अपनी एक नीश बनाने का, उसको एक्सपर्टीज़ बनाने का, हर किसी के पास, आम इंसान के पास, प्रिविलेज जिनके पास इतना ज़्यादा मौजूद नहीं है, उन लोगों के पास ये टाइम नहीं है। तो ये भी बड़ा सोचा समझा कंस्ट्रक्शन है कि ख़ास लोगों के पास ही टाइम रह जाए अक्ल के साथ चीज़ों को देखने का, समझ के साथ, टाइम के साथ, वो उनके पास हालात हों जिसमें वो बैठ के चीज़ों को एनालाइज कर सकें। ये आम हर इंसान के पास ये हालात की गुंजाइश भी नहीं है। तो एलिमेंट्स ऑफ मेथड की मैं बात कर रही थी, तो कैपेसिटी टू लोकेट कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एलिमेंट्स इसलिए ज़रूरी हैं कि ये जो हमारी रियलिटीज़ हैं जो कि हमें विरसे में मिल रही हैं साथ साथ। सो मेथड कह रहा है, मेथड की डेफिनेशन यहाँ पे कह रही है कि आपके पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप अपने कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं, बरतानिया के कॉन्टेक्स्ट से वहाँ से हम एग्जांपल ज़रूर ले सकते हैं, हम क्यों ना सीखें उनसे। जहाँ जहाँ इल्म होता है उसकी एक मतलब ये है कि हम उसको देख के सीख सकते हैं, लेकिन उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में देखना,
तो ये वो बात कर रहा है कि आप लोकेट कर सकें कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एलिमेंट्स को। तो जैसे हम यहाँ पे अपनी वैक्यूम को देखेंगे, हम यहाँ पे मौजूद यूनियंस के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा को देखेंगे, हम यहाँ पे मौजूद ऑलरेडी जो मुआशरे का सोशल फैब्रिक ख़राब हो चुका है, जिसमें किसी को कोई चांस नहीं दिया जाता, जिसमें यही सियासतदानों वाले तरीके रह गए हैं जो अभी के सियासतदान हैं, कि नेपोटिज़म हो या सलाम दुआ हो या मतलब इस तरह की चीज़ें हों, और फिर कंपटीशन के बाद चीज़ें आगे बढ़ें, किसी ख़ास को मौका मिले, किसी ख़ास के लिए हालात बने, फिर वो ख़ास हीरो बन जाएं। तो इस तरह के हालात हमें प्रोवाइडेड हैं जिसमें एक दो लोगों को गुंजाइश है कि वो आगे बढ़ जाएं, लेकिन कलेक्टिवली हमें गुंजाइश नहीं है। तो जो ग्रास रूट्स वर्क है उसके अंदर जो मेथड होगा वो आपको मजबूर करेगा देखने के लिए कि आपके एलिमेंट्स क्या हैं कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, जो आपको साथ एज अ कलेक्टिव, मतलब जो आपके गोल के तहत आपको आगे लेके चलें, जो आपने गोल आइडेंटिफाई किया हुआ है उसकी तरफ आपको लेके चलें। सो पहला पॉइंट ये है कैपेसिटी टू लोकेट कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एलिमेंट्स। दूसरा पॉइंट है नेसेसिटीज टू कंस्ट्रक्ट द पाथ टुवर्ड्स अ गिवन गोल। सो नॉट ओनली द पास्ट इज इम्पॉर्टेंट बट द एबिलिटी टू क्रिएट फ्यूचर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नॉट ओनली डू वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ था और वो हमें अभी तक कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, बिकॉज द पास्ट इज़ नॉट गॉन। वो हो ख़त्म, हिस्ट्री ख़त्म नहीं हो जाती, इट स्टिल एग्जिस्ट्स। वो किस तरह से याद की गई है उसका इम्पैक्ट भी होता है, उसमें से क्या भुलाया गया है, बादशाहों की हिस्ट्रियाँ क्यों याद की गई हैं, और फिर जब तक वो याद की जाती हैं तब तक उसका इम्पैक्ट जो है वो मौजूद रहता है। सो यहाँ पे मेथड को वो डिफ़ाइन कर रहा है कि ना सिर्फ कैपेसिटी टू लोकेट के अभी हमारे साथ क्या हो रहा है कॉन्टेक्स्ट में, बल्कि द नेसेसिटीज़, क्या करना पड़ेगा जिसके तहत हालात ऐसे तब्दील होंगे कि हम जो अपना गोल देख रहे हैं वो उसकी तरफ रास्ता हमवार हो सकता है। सो ये मतलब यानी कि इट्स नॉट अ वेरी, ये कोई फैक्चुअल बात नहीं है कि A = B बात नहीं है, इट्स अ प्रोसेस से रिलेटेड बात है। सो मेथड को वो इस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर मतलब आगे बढ़ूँ फिर ठीक है। अब इसमें गोल को ये साहब कह रहे हैं कि गोल में भी दो चीज़ें होती हैं। जैसे अगर हम स्टूडेंट यूनियंस की एग्जांपल ले लें, सो आपका गोल सर्टेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ख़ास ऑब्जेक्टिव हो सकता है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यूनियंस। ठीक है, मेथड के अंदर ये बात हो रही है। मेथड की डेफिनेशन में दो चीज़ें हमने आइडेंटिफाई की, कैपेसिटी टू लोकेट कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एलिमेंट्स, एंड द सेकेंड वन इज़ नेसेसिटी टू कंस्ट्रक्ट द पाथ टुवर्ड्स अ गिवन गोल। पास्ट फ्यूचर, एक तरह से फ्यूचर के लिए कंडीशंस क्रिएट करना, पास्ट को समझना, इसको ये कह रहे हैं कि मेथड हमारा इससे आएगा। इसको कर मतलब यानी कि इस अमल से गुजरेंगे तो फिर हमें समझ आएगा कि क्या मेथड है। सो गोल के हवाले से वो कह रहे हैं गोल दो तरह के हो सकते हैं। सर्टन ऑब्जेक्टिव, सर्टन गोल वो टैक्टिकल होगा। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से स्टूडेंट यूनियंस इज़ अ टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव, इज़ अ सर्टन गोल, यानी कि हमें सिर्फ ये करना है। स्टूडेंट्स यूथ, पाकिस्तान की यूथ जो है वो सिर्फ ये करेगी कि यूनियंस बहाल करा दे, और हम ये समझेंगे कि स्टूडेंट्स में यूनियंस के बाद वो पोटेंशियल आ जाएगा जिसमें वो अपनी बात रख सकेंगे और अपनी बात पावर तक पहुंचा सकेंगे। पावर को उनको इग्नोर करना जो वो करते रहे हैं उस चीज़ से, यानी कि स्टूडेंट्स के पास एक ख़ास किस्म की कलेक्टिव ताकत आ जाएगी जो एक बंदे की या एक ऑर्गेनाइजेशन की नहीं होगी, जो सब स्टूडेंट्स के पास होगी। अब जिसको जैसा जैसा वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट तो वैसा वैसा होगा, लेकिन उसका एक्सेस हर किसी के पास मौजूद होगा। और उसके बाद फिर हम एक ऐसी सोसाइटी की तरफ सोचना शुरू करें या स्टूडेंट्स उसको गाइड करें जो कि इगैलिटेरियन हो या फिर क्लास बेस्ड ना हो या प्रॉफिट ओरिएंटेड ना हो। वो कैसे होगा, हम बैठ के हम यानी कि हम प्रिडिक्शन गेम्स नहीं खेल सकते, बिकॉज़ ये असल ज़िंदगी है। ये कोई मतलब कोई तख्लीकी कोई ऐसे नहीं है कि मैंने ये सोचा, मैं बैठी मैंने ये सोचा, मैंने दो लोगों से बात की और मुझे पता चल गया जी ये हो सकता है, ये 10 पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये 9 तो ज़रूर, इतना भी हम नहीं सोच सकते। अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ इन इटसेल्फ बिकॉज ऑफ डेथ एज वेल, तो वो इतनी ज़्यादा है हमारे उसके अंदर कि हम नेचुरली चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते 100%, लेकिन हम मेथड ज़रूर डेवलप कर सकते हैं जो हमें समझ आ रही हो कि ये इसकी तरफ लेके चलता है। सो मैं आपको बता रही थी कि दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। मैं ज़ाती तौर पे या फिर मुझे जो इस किताब को पढ़ के समझ आई कि हमें यूनियंस को स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव देखना चाहिए, कि वो एक ऐसी, यानी कि फिर वो तो जमीयत भी कहती है यूनियंस बहाल होनी चाहिए, किस लिए कहते हैं, लेकिन
हमें नहीं पता, मैं अज्यूम नहीं करूँगी, लेकिन जो उनकी हिस्ट्री रही है तो उसकी वजह से हम कुछ बातें अज्यूम कर भी सकते हैं। हम उनको स्पेस भी देंगे क्योंकि सोसाइटी में वो भी हैं, लेकिन ये कि जो हिस्ट्री रही है हम उसको, क्या हम अंधे तो नहीं हैं, तो हम वो भी देख रहे हैं। तो जैसे जमीयत भी कहती है कि यूनियंस होनी चाहिए, तो हाँ, हम टैक्टिकल लेवल पे उनकी बात के साथ ही हैं, मतलब वो हमारी बात के साथ ही हैं, लेकिन स्ट्रेटिजिक लेवल पे हमें पता है कि हम लोग साथ नहीं हैं। वो हमारे स्टडी सर्कल्स नहीं होने देते, वो हमारे कॉमरेड्स को मारते हैं, वो तशद्दुद करते हैं। तो ये हमारे साथ, यही वो फोर्सेस है जिनके लिए हम कह रहे हैं कि यूनियंस हों तो हम कुछ करें, आप लोगों से तो ऊपर कुछ नहीं हो रहा, तो स्टूडेंट्स को ही पोटेंशियल दे दें। तशद्दुद तो मतलब जो प्रोग्रेसिव तंजीमें खुद को खिलाती हैं वो भी तो कर रही हैं। चलें, ये इनका अच्छा सवाल है कि तशद्दुद जो है वो प्रोग्रेसिव तंजीमें वो खुद भी तो कर रही हैं, वो भी तो इन्वॉल्व हैं। पता नहीं अब ये इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि ये तो हाँ, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे हम, लेकिन जहाँ तक एक परसेप्शन की बात है, यही परसेप्शन दिया गया है कि प्रोग्रेसिव तंजीमें जो हैं वो तशद्दुद का शिकार हो जाती हैं। अब मैं कुछ खास कहना नहीं चाहती, मैं कोई गारंटी किसी की लेना नहीं चाहती, ना मैं ले सकती हूँ कि बिल्कुल भी नहीं करती और बिल्कुल भी नहीं करेंगी और बहुत अच्छी हैं, तो वो हम कर नहीं सकते। हमें पता है कि प्रोसेसेस हैं, हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। यहाँ की प्रोग्रेसिव फोर्सेस भी कितनी ही प्रोग्रेसिव हो सकती हैं सोसाइटी में रहते हुए, जहाँ पे रोज़ आए दिन अजीबो गरीब से वाक़यात होते हैं, और मतलब अजीबो गरीब सी सोसाइटी है, उसकी हमें कुछ समझ नहीं आती। तो प्रोग्रेसिव तंजीमों को एक प्योरिस्ट या वैनगार्डिज्म की तरफ ले जाना कि अब ये बताएंगी कि सोसाइटी, वो गाइड ज़रूर करती हैं, लेकिन ये कि पक्का वो भी सारी गलतियों से पाक हों, ये ज़रूरी नहीं है। और जहाँ तक तशद्दुद की बात है, तशद्दुद एक बिल्कुल मतलब प्रोग्रेसिव तंजीम, मैं उस तंजीम को प्रोग्रेसिव नहीं मानती जो कि तशद्दुद होने दें, और जिन ऑर्गेनाइजेशन के होते हुए तशद्दुद हो रहा हो, तशद्दुद में इंगेज हो, तो मेरे नज़दीक वो प्रोग्रेसिव नहीं है। लबादा तो पहन सकते हैं, उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। सो इस बात से हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरा ये कि जब प्रोसेस होगा तभी हमें समझ आएगी कि क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं बलूचिस्तान की, क्योंकि बलूचिस्तान का नाम लेने से मना करते हैं, इसलिए फिर हक बनता है कि फिर बात की जाए बार बार। तो जैसे बलूचिस्तान के बारे में भी हमें बड़ा प्रोपोगेंडा जो है वो बताया जाता है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है। या दूर दराज के जो भी इलाके हैं, जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के हवाले से, यानी कि एक ख़ास किस्म का प्रोपोगेंडा हमें हमारे दूर दराज के इलाकों के बारे में पता चलता है। लेकिन जब हम उन कॉमरेड्स से मिलते हैं जो वहाँ से आ रहे हैं, या उन साथियों से मिलते हैं, या उन दोस्तों से पता करते हैं कि उनके वहाँ पे असल में कैसी ज़िंदगी है, तो वो तो हमें ग्राउंड रियलिटी कुछ और पता चलती है। तो जैसे ये तशद्दुद वाली बात भी है, ये भी फैलाई हुई बातें भी होती हैं जब ग्राउंड पे लोग ना हों बराह रास्त जिस तक रसाई पहुंच रही है। और ये स्टेट ने बहुत सोच समझ के किया है कि उन्होंने एक्सेस जो है ख़ास किस्म की न्यूज़ से, ख़ास किस्म की अंडरस्टैंडिंग से, और वो मतलब उसको रोका है। जैसे बलूचिस्तान की न्यूज़ हम तक नहीं उस तरह से पहुंचती, मेन स्ट्रीम पे तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचती। इवन ट्विटर वगैरह पे भी अब हम देखते हैं कि हमें कुछ ना कुछ थोड़ा, अगर हम खुद सर्च करें, खुद हम तहकीक करने की कोशिश करें, फिर हमें सच्चाई का थोड़ा बहुत पता चल सकता है। तो स्टूडेंट्स में भी ये हिसाब है कि हमारे पास जब तक यूनियंस नहीं है, हमारे पास कोई सालाना फंक्शन नहीं हो रहा जिसमें अक्रॉस यूनियंस जो सदर हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, जो ख़वातीन हैं, जो लीडर्स हैं, वो आ रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, वो एक दूसरे को हालात बता रहे हैं, या दूर दराज इलाकों से लोग आपस में मिल रहे हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही है या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही है, सियासी तौर पे वो डिबेट्स करा रहे हैं, वो मुल्क में जो इस वक्त मसले मौजूद हैं उसमें डिबेट्स करा रहे हैं, और वो उससे हमारे सियासतदान सीखेंगे, क्योंकि इनको तो पावर के लिए इन्होंने लड़ना है, लेकिन इनको पता इतना ज़्यादा नहीं हम जो समझते हैं और जो हम देख रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई का काम या जो जिस तरह की क्वालिटी डिबेट्स होती हैं अगर, तो इससे फिर माशरे में ही बढ़ना है आगे। सो मेरे कहने का सिर्फ तशद्दुद के हवाले से ये मकसद कि ये बेसिकली प्रोपोगेंडा टूल्स भी हैं फैलाने के, कि इक्वल अगर जमीयत करती है तशद्दुद तो प्रोग्रेसिव तंजीमें भी करती हैं तशद्दुद। नहीं, अगर जमीयत आके कॉमरेड्स को मारती हैं और कॉमरेड्स जाके एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं कि मतलब यानी कि बिल्कुल बच्चों वाली बात है कि इन्होंने मुझे मतलब वो शिकायत लगाते हैं कि देखें इन्होंने ये किया है, और वो आगे से कुछ नहीं करते, तो मतलब वो आगे से कहते हैं कि आपने नहीं करना था स्टडी सर्कल, आपको किसने हक दिया, आपको किसने कहा आप इंसान हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप अपना सोच सकते हैं, आपके माँ बाप फीस दें, वो अपना खून बेच के फीस दें, आप डिग्री हासिल करें, 9 से 5 गधे बन जाइएगा, नौकरी कीजिएगा, कुछ सोचने को आपको किसने बोला है, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में क्यों सोचें। तो इस तरह का इन्होंने अगर एटमॉस्फेयर बनाना है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी मिली हुई है, तो फिर जाहिर है
आगे से उनको मतलब यानी कि जुल्म सहने वाला भी, जिस तरह से हम कहते हैं कि जुल्म करने वाला अगर बुरा है तो जुल्म सहना भी तो नहीं चाहिए ना, रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा। तो इस वजह से भी फिर अक्सर जो लोग कह रहे होते हैं कि उन्होंने भी तशद्दुद किया, उन्होंने तशद्दुद नहीं किया, उन्होंने बस आगे से आंख दिखा दी कि भाई नहीं हो सकता ये, कहाँ किधर, तो उसको तशद्दुद बोल दिया, उससे डर गए क्योंकि इतनी गुंजाइश ही नहीं थी हमारे पास। उनके पास डंडा उठाने की गुंजाइश है, हमारे पास आंख उठाने की गुंजाइश नहीं है, तो उसको फिर मतलब कंपैरिजन नहीं कर सकते। और फिर क्या पता, मतलब ये नहीं मैं कह रही कि हर दफ़ा ऐसे होता है, कभी कभी मुझे नहीं पता, मैं गारंटी ले नहीं सकती, इसलिए वो भी हाथ उठा सकते हैं इसलिए हाँ। और दूसरी बात इसमें ये भी समझना ज़रूरी है कि ये जो मैस्कुलिनिटी है ना कैंपसेस के ऊपर और हमारे माशरे के अंदर, ये भी बड़ी वायलेंट है। तो सिर्फ वायलेंस को आप जोड़ें ना सिर्फ यूनियंस और प्रोग्रेसिव तंजीमों के साथ, बल्कि एक ख़ास किस्म की मर्दानगी जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो है, जिसमें औरतों को भी जो है एक ख़ास किस्म की नज़र के अंदर कैद किया हुआ है, जिससे बाहर वो निकल नहीं सकती। अगर वो मतलब यानी कि ऑप्शंस हैं औरतों के पास भी और मर्दों के पास भी, तो या तो बुलिंग का जो कल्चर है, जो यूनिवर्सिटी से ही, स्कूलों से ही, कॉलेजों से ही हमें नज़र आ जाता है, जो ऊपर तक जा रहा है, वो ख़त्म नहीं होता। स्कूल में जो हमें बुली नज़र आते हैं, बुली करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, वो वाले निज़ाम ख़त्म नहीं होते, वो उसी तरह से चल रहे हैं ऊपर तक। नौकरियों में भी रहते हैं मरते दम तक, जो बूढ़े नज़र आते हैं जिनसे हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है ज़िंदगी में, वो कहते हैं ऐसे ही होता है हमारे साथ भी ऐसे हो रहा था। तो ये समझ आती है कि मेथड होना फिर इसलिए ज़रूरी है कि अदरवाइज़ फिर हमारे पास ये स्कोप, मतलब हम फंस सकते हैं। अगर मेथड नहीं होगा, हमारे पास मेथड होगा तो हमें पता चलेगा गोल हमारा, मतलब यानी कि गोल होगा तो हम मेथड बनाएंगे, और मेथड होगा तो फिर हम उसको फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ूंगी मैं, सॉरी एक बात पे ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन एलिमेंट्स ऑफ मेथड के ऊपर बात होगी। 5 एलिमेंट्स ये जिक्र कर रहे हैं एडेमार बोगो साहब। ये कह रहे हैं पहला एलिमेंट जो है वो एनालिसिस होता है, ठीक है। किसी भी मेथड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर हम बोल रहे हैं कि हमने यूनियंस हमारा गोल है और वो हमारा इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव इन लॉन्ग टर्म है, कि दिस इज़ ओनली अ प्लेटफॉर्म दैट वी नो वी हैव अ राइट टू, उसको हम हासिल करने का हक मांग रहे हैं ताकि हम और चीज़ें कर सकें जो हमने वैसे करनी थी अगर आपने हमारे लिए यूनियंस का रास्ता खोला होता। अभी तो हम ज़ीरो की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं मेथड के। एलिमेंट्स ऑफ मेथड, नंबर 1 एनालिसिस, ठीक है। तो कोई भी मेथड डेवलप करने के लिए किसी सिचुएशन को एनालाइज करना ज़रूरी है। नंबर 2 डिसीजन मेकिंग होना ज़रूरी है। अब जैसे मैं स्टडी सर्कल की एग्जांपल दूंगी, मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन जैसे अगर एक स्टडी सर्कल कंडक्ट करना है तो उसमें आपकी आपस में कितनी कोऑर्डिनेशन हुई है। डिसीजन आपने ले लिया कि स्टडी सर्कल होगा, लेकिन उसका मेथड क्या था? एक ने लिया वो डिसीजन, बाकियों तक कैसे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अगर पहुंचा तो शिकायत आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है तो मतलब है कि नहीं पहुंचा। यानी कि फिर अक्सर लोग कहते हैं कि शिकायतें नहीं, बड़ी गेम का सोचो, स्टडी सर्कल का नहीं। शिकायत अगर आ रही है तो इसका मतलब है कि बड़ी गेम का भी सोच लेंगे, लेकिन इसका मतलब है कि कोई चीज़ थी मेथड के अंदर जो ठीक तरीके से फॉलो नहीं हुई, वैसे सही तक पहुंचा। ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बात है। तो वो कह रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ मेथड के अंदर एक तो एनालिसिस ज़रूरी है कि जैसे अगर हम स्टडी सर्कल कंडक्ट कराना है, इसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरतें होंगी, उसको समझना, पिछले पुरानों को देखना, एनालाइज करना। एक बंदे का काम नहीं होता, ये हमेशा ग्रुप का काम होता है। और फिर डिसीजन मेकिंग में के मतलब ये कोई मेथड आप, यानी कि स्टूडेंट यूनियंस बहाल करानी है, उनके लिए मेथड आपने आइडेंटिफाई करने हैं। तो अब इस तरह से प्रोसीजर्स होने चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स बैठ के एनालाइज कर रहे हैं अपनी सिचुएशंस को, जैसे स्टडी सर्कल्स हैं, जैसे टॉक्स हैं, जैसे फंक्शंस होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ठीक है। और फिर डिसीजन मेकिंग की जिसके अंदर उनके पास पावर हो। जैसे स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च में एक प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव की एग्जांपल देती हूँ कि 2018 से शुरू किया प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव ने कि ये अब हम यूनियंस बहाल कराएंगे, एक मार्च कराएंगे। सो वो एक डिसीजन कलेक्टिव लेवल पे लिया गया, जो हर साल जो है वो दोबारा से, अब केडर चेंज भी होते रहे हैं तो वो ये डिसीजन ले रहे हैं। तो दूसरे लेवल पे मेथड को आइडेंटिफाई, यानी कि ये एक मेथड का हिस्सा है कि आपने डिसीजन लिया कि यूनियंस की बहाली के लिए हम मार्च कराएंगे, और डिसीजंस भी लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूनियंस की बहाली के लिए हम बिल पास कराएंगे। बिल पास कराने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा?
बिल पास कराने के लिए फिर तंजीमें होनी चाहिए, तंजीमें मौजूद हैं, लेकिन क्या वो आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं? शायद वो आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं। क्या वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड हैं? नहीं, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं है। क्या कोई अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है? यूनियंस बहाल नहीं है, उस तरह से कोई अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं है। क्या इसकी कोशिशें हो चुकी हैं? इसकी कोशिशें हो चुकी हैं और अभी भी होती रहेंगी, होती रही हैं और होती रहेंगी, ये भी नज़र आता है। तो मतलब यानी कि इस तरह से एनालाइज करना, तोड़ के उसको हिस्सों में जांच पड़ताल करके उसको देखना और फिर डिसीजन मेकिंग करना। तो जैसे डिसीजन मेकिंग में एक चीज़ अगर हम ये देखें कि यूनियंस बहाल करानी है, हम हर साल नवंबर में स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च कराएंगे, ये एक डिसीजन हो सकता है। फिर यूनियंस बहाल करानी है, हम बिल पास कराएंगे। पंजाब के बच्चे पंजाब का बिल देंगे, सिंध के बच्चे सिंध का बिल देंगे, कश्मीर के बच्चे कश्मीर का बिल देंगे, गिलगित के बच्चे गिलगित का बिल देंगे, बलूचिस्तान का वहाँ से बिल देंगे, KPK का वहाँ से बिल देंगे, हर जगह से बिल जाएगा। और वो स्टूडेंट्स आपस में, और फिर मतलब इसमें मसले क्या क्या आ सकते हैं? बहुत मसले आ सकते हैं, मसले आ सकते हैं। कौन करेगा, कैसे करेगा, कब होगा, किसको क्रेडिट मिलेगा? क्रेडिट एक बहुत बड़ा मसला है। जब कोई चीज़ नहीं हुई होती और उसकी होने की गुंजाइश होती है तो क्रेडिट एक बहुत बड़ा मसला है, जो हमें सियासत से लेके ऊपर में भी चीज़ें हम देखते हैं कि नहीं हो रही होती हैं। जब तक उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा होता, वोट जब तक उनको पता नहीं होता कि हमें वोट नहीं मिलेगा, तब तक वो आवाम के पास जा ही नहीं रहे होते। सो क्रेडिट ओरिएंटेड हमारा पॉलिटिकल निज़ाम हमें क्रेडिट ओरिएंटेड ही बना रहा है, हमें स्ट्रक्चर वो प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से यानी कि अगर हम चाहें भी तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम उससे अलहदा प्रोसेस में शामिल हो सके, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है वो इस तरह का है, प्रॉफिट ओरिएंटेड, क्रेडिट ओरिएंटेड, कंपटीशन ओरिएंटेड, लाइफ ओरिएंटेड नहीं है, प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं है। तो एलिमेंट नंबर 1 इज़ एनालिसिस एंड एलिमेंट नंबर 2 इज़ डिसीजन मेकिंग। और इसकी मैंने एग्जांपल दी कि डिसीजन मेकिंग में वी कैन मेक अ डिसीजन, वी कैन टेक अ डिसीजन कि हम बिल पास कराएं। अब डिसीजन मेकिंग के अंदर वो अगली बात करें कि डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू बी यूज्ड। जो डिसीजंस ले लिए हैं फिर उसमें जो चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब डिसीजन बैठ के ले लिया, मैं मतलब तकिए के नीचे रख दूँ लिख के कि मैंने ये सोचा है ये हो जाए, तो कल नहीं होगा ये, जब तक मैं उसके लिए स्टेप्स नहीं आइडेंटिफाई। और इसी तरह से इंडिविजुअल का अगर ये हाल है तो ऑर्गेनाइजेशन का भी ये हाल है। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन बन जाने से चीज़ें नहीं हो जाती कि ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ताकत है, बड़े लोग हैं और बड़ा टेका है हमारा, ऐसे नहीं होता। मेथड ज़रूरी होता है। तो मेथड के अंदर अगर डिसीजन एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ने ले लिया है कि हमने यूनियंस बहाल करानी है और इसके लिए हम ये स्टेप्स लेंगे, हमने एनालाइज़ किया सिचुएशन को, हमें समझ आती है कि ये हमारी वक्ती ज़रूरत है और हमारे बाकी मसले भी तब तक हल नहीं होंगे, जिसमें फ़ीसों का मसला, जिसमें गैर तबकाती तालीमी निज़ाम, जिसमें हरासमेंट की कमेटीज़ का बनना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जिसमें हॉस्टल्स के मसले, जिसमें मेस के मसले, जिसमें अमीर गरीब का मसला, जिसमें एक्सेस का मसला, जिसमें एडमिशन कौन ले सकता है उसका मसला, जिसमें बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित, KPK से आए हुए जो लोग हैं उनका कोटा यहाँ पे होगा नहीं होगा, या वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनेंगी इस तरह की कि यहाँ से लोग वहाँ जाएँ, तो मतलब इस तरह की बातें हो सकेंगी। तो वो डिसीजन मेकिंग के बाद फिर ज़रूरी है कि आप देखें कि एलिमेंट्स कौन कौन से चाहिए उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सिर्फ डिसीजन, जैसे लोग अक्सर कहते हैं इमरान खान साहब के बारे में कि लीडर तो बड़ा अच्छा है, बस उसको टीम नहीं मिली, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबकी, लीडर की भी, टीम की भी। लीडर एक तो मतलब मेरा सवाल रहता है कि लीडर्स होते कौन हैं, लीडर्स की ज़रूरत, ये खैर चलो किसी और दिन कभी बात की बात है, लेकिन बेसिकली मतलब लीडर्स मुझे तो नहीं समझ आता। मैं ज़ाती तौर पे बात करूँ अगर, तो हमेशा कलेक्टिव्स होते हैं, कलेक्टिव्स में लोग स्टेप अप कर जाते हैं कभी, और वो मोमेंटरली होता है क्योंकि कोई ताहयात नहीं रह सकता, मोमेंटरली होता है, उसके बाद फिर अगलों की बारी आनी होती है, मतलब बारी बारी चलता है, हर किसी में पोटेंशियल है। और अगर हम सोशलिज़म की बात करते हैं तो हम एक बंदे में सारी चीज़ें छुपी हुई, हम इस तरह की बातें नहीं करते कि एक हीरो है, कोई आएगा आसमान से उतरेगा और वो हमें बचा के ले जाएगा। सोशलिज़म का एथिक ये नहीं है। सोशलिज़म कह रहा है कि सब में पोटेंशियल है, इसलिए हम कहते हैं रिसोर्सेज इक्वल होने चाहिए ताकि सब अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सकें और जो उनके पास ऑफ़र करने के लिए है वो उसको ऑफ़र कर सकें। सो इसलिए मुझे लीडरशिप का इन इट सेल्फ जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे इसी तरह से समझ आता है कि जिसको ये बात समझ आ रही है, यानी कि कलेक्टिव की लीडरशिप समझ आ रही है, तो वो ठीक है। लेकिन हीरो बेस्ड लीडरशिप या किसी को बहुत अजीम किस्म के ख्वाब आते हैं या बातें पता चलती हैं, वो इस तरह की चीज़ें नहीं होती। एक मिल के प्रोसेस है
जब तक इकट्ठा नहीं होगा तो अगर किसी को आते भी हों, किसी एक को, उसका फ़ायदा कोई नहीं है प्रोसेस में, अमल में। उसको इंडिविजुअली फ़ायदा हो सकता है लेकिन कलेक्टिव फ़ायदा नहीं है। और कलेक्टिव फ़ायदा नहीं है तो सोशलिस्ट एथिक क्या है? सोशलिस्ट एथिक है ही कलेक्टिव की बात, एक कलेक्टिव निज़ाम जो इकोनॉमिक बेस पे भी हो और जो हमारे रिलेशनशिप्स को फिर चेंज करेगा इकोनॉमिक्स के बाद। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पे वो कह रहे हैं टास्क डिस्ट्रीब्यूशन। फिर जब एलिमेंट्स को डिफाइन कर लिया, अब जाहिर है ये भी ज़रूरी है, जब हम लीडर को भी मान नहीं रहे, हम कलेक्टिव को मान रहे हैं, इसका मतलब है टीम ज़रूरी है, कलेक्टिव ज़रूरी है। फिर ये नहीं हो सकता कि 10 लोगों में से 2 लोग काम को करें। जैसे अगर स्टडी सर्कल की बात करें तो 2 लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें और फिर बाकी लोग आके शिकायतें लगाएं, ऐसे नहीं हो सकता। फिर वो बाकी लोग कहाँ थे? जैसे किसी ने मुझे आके यहाँ पे बोला कि ये पार्क तो इतना कोई अच्छा नहीं है, किसी और पार्क में कर लेते हैं। तो मैंने कहा तो आप कर लेते, तो मेरी कहाँ सुनी जाती है, ये कहा गया। तो मतलब यानी कि मतलब फिर सुनाई जानी थी, मतलब ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आपकी सुनाई जाती। अगर आपको शिकायत है, इफ़ इट्स अ रियल इशू विच इज़ बॉदरिंग यू, विच इज़ अ मटीरियल इशू, तो या तो वो मतलब यानी कि अगर फिर आप पॉलिटिकल वर्कर हो, अगर आप सियासी तौर पे उस सिचुएशन को आप पर्सनली नहीं देख रहे, आप उसको पॉलिटिकली देख रहे हो, फिर आप उसका हल भी निकालो। आपकी जिसको मसला नज़र आ रहा होता है, इस तंजीम में ये लोग कहते थे, ये जो लैंडलेस वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ये लोग हमें सिखाते थे कि जिसको मसला नज़र आ रहा हो फिर उसकी ज़िम्मेदारी है उसको हल करने की तरफ लेके चलना, आइडेंटिफाई करना और उसको मतलब बेहतरी की तरफ, यानी कि सजेस्ट करना, सिर्फ मसला बताना नहीं कि ये मसला है, उसको फिर एक डायरेक्शन देना। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं टास्क डिस्ट्रीब्यूशन। चौथे नंबर पे एलिमेंट है मेथड के अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। हम उसको जिस हिस्सों में तोड़ रहे हैं वो हिस्से क्या हैं, ये ना हो बाद में फिर हम कंफ्यूज हो रहे हों, तो वो हिस्सों को डिफाइन करना प्रॉपर। और चौथे लेवल पे टास्क डिस्ट्रीब्यूशन, किसने क्या करना है। सारा कुछ एक बंदा नहीं कर सकता। जिस तरह हम कह रहे हैं कि एक बंदे को सब पता नहीं हो सकता, वो हीरो नहीं हो सकता, तो एक बंदा गधा भी नहीं हो सकता, वो सारा काम भी इकट्ठे नहीं कर सकता। टास्क डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए ज़रूरी है। और फिर उसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। ये ज़ाहिर है जब ऑर्गेनाइजेशन होती है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, जब हमारे कोई मेथड्स होते हैं, जब तंजीमें होती हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि किस तरीके से हम टास्क को मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर हमें ना किसका प्लस पॉइंट क्या है वो पता चलता है। जैसे मुझे पता चले कि किसी के ग्राफिक्स अच्छे हैं, तो स्टडी सर्कल के अंदर वो ग्राफिक पोस्टर बना सकते हैं, ठीक है। मुझे पता चले किसी की ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स अच्छी हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो वो कोऑर्डिनेट करने का मतलब कि वो कॉल्स पे रब्ता जो करना है लोगों के साथ, वो कॉल्स पे रब्ता वो करेंगे, ठीक है। कोई और बंदा है वो स्ट्रगल करता है कॉल्स पे, वो कॉल पे रब्ता शायद नहीं करेगा। लोगों को इकट्ठा करना, लाइव ऑडियंस के साथ इंगेज करना किसको बेहतर आता है? सबको ही आ सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल किसका बेहतर है? सबका बेहतर होना चाहिए। इसीलिए तंजीमें ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें फिर उसमें चलती ही रहती हैं, वो एक प्रोसेस चलता ही रहता है। सो ये चीज़ों को आइडेंटिफाई करके, यानी कि अपने प्लस और नेगेटिव्स देख के, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचान के एज अ टीम, यानी कि बुली नहीं करना एक दूसरे को। इसको ये नहीं आता हाँ मतलब इस तरह से नहीं करना, बल्कि अपना इसको ये बेहतर आता है, उसका ये काम हो गया, उससे नहीं हो सका, किस वजह से नहीं हो सका, उस पर बात कर ली, अगली दफ़ा के लिए उसको कह दिया, और फिर टास्क डिस्ट्रीब्यूशन करते गए। तो मतलब यानी कि उसको भी ऐसा प्रोसेस के तौर पे देखना। सो चौथे नंबर पे है टास्क डिस्ट्रीब्यूशन, किसकी क्या क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं उसके लिहाज से कलेक्टिव में जो है कलेक्टिव, और इसके भी फिर मेथड होगा, जाहिर है कैसे डिस्ट्रीब्यूट, कौन करेगा डिस्ट्रीब्यूट, किस मतलब ये वो चीज़ें हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर मौजूदा जो फॉर्मेशन बन रही है उसने अपने हालात के मुताबिक देखना है। ये आप प्री प्लान, इसका आप मेथड, वही इसलिए मेथड ज़रूरी है कि मेथड आप पहले से देख सकते हैं कि किन प्रिंसिपल्स पे होगा, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो किस तरह से एक्सपीरियंस होगा हमें, या उसकी शक्ल क्या बनेगी, वो हमें भी देखना पड़ेगा। बिकॉज हम लोग जिंदा हैं, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग फ्यूचर नहीं समझ सकते, या मतलब हम फ्यूचर में नहीं हैं, हम प्रेजेंट में हैं, और हर आने वाले वक्त, हालात, कॉन्सिक्वेंस, कंडीशंस, हर चीज़ के साथ चीज़ें तब्दील हो रही हैं। तो इसलिए जो है आखिरी ये हमें ले आता है आखिरी एलिमेंट पे, जो कि है इवैल्यूएशन। तो इसलिए टास्क मतलब ये सारा कुछ हो गया, एनालिसिस हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गई, डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स हो गया, टास्क डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब एनालिसिस, इवैल्यूएशन ज़रूरी है। सिर्फ बैठ के आपने थ्योराइज नहीं करना कि ये मैंने सोच लिया और ये बड़ी बात है।
बहुत मतलब अब इतने लोग इतना कुछ सोच चुके हैं कि मुझे लगता है कि मतलब सैचुरेशन हो चुकी है चीज़ों की. अब उसको अप्लाई कैसे करना है, दैट्स द टास्क ऑफ द पॉलिटिकल वर्कर राइट नाउ, अ रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल वर्कर राइट नाउ. Everything is present. I can't think of something very great which hasn't been thought before. सब कुछ जैसे एक तरह से लोग इतने ज़हीन, इतने समझदार और इतने तंग सोसाइटी से, माशरे से, तंग नज़री से, इस फैब्रिक से, जिस तरीके से ये क्लास बेस्ड सोसाइटी से गुजरे हैं कि वो सब कुछ सोच के मतलब वो सब कुछ एनालाइज भी कर चुके हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं. काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए हैं, काफ़ी एक्सपेरिमेंट कामयाब हुए हैं, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स के ख़िलाफ़ काउंटर फोर्सेस जो हैं वो इतनी जालिम थी कि वो आगे बढ़ नहीं सकी. मतलब उनको जुल्म के साथ और उनको तशद्दुद के साथ दबाया गया. तो अब हमारा फिर काम जो पॉलिटिकल काम बन जाता है, आखिरी स्टेप जो मेथड का है एलिमेंट्स में, ये मेथड के एलिमेंट्स हैं, वो है इवैल्यूएशन. कि जो हम सोच रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो ग्राउंड के साथ कितना मैच कर रहा है. हमने जो सोचा था वो कहा था वो कितना हल हुआ है, कितना नहीं हुआ. यूनियंस की हमने कहा था हमने यूनियंस बहाल करानी है, क्या यूनियंस बहाल हुई हैं, क्यों नहीं हुई बहाल अभी तक. और उसको अगर हमने नए तरीके से लेके चलना है, यूनियंस को बहाल कराना है, तो जब बहाल हो जाएंगी क्या हमारा काम वहीं पे रुक गया है, या बहाल हो जाती है उसके बाद फिर हमने नए तरीके से उसको मतलब एक प्रोसेस को जिस तरह हमने इवैल्यूएट करते ही रहना है. इट्स अ पॉलिटिकल प्रोसेस विच विल कीप ऑन गोइंग ऑन अंटिल द नेक्स्ट पीपल कम अप एंड टेक ओवर. सो रिसाइकलिंग भी एक तरह से, जैसे केडर, जो ऊपर वाला केडर है वो अपने ख्यालात सोचेगा, उसको जो हालात समझ आएंगे उसके मुताबिक वो चीज़ें करेगा, वो एनालिसिस करेगा, वो डिसीजन मेकिंग करेगा, वो एलिमेंट्स को डिफाइन करेगा, वो टास्क डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, वो फिर इवैल्यूएशन करेगा और उसके बाद फिर नया केडर आएगा और वो इवैल्यूएशन की होगी तो सीखेगा ना. इवैल्यूएशन नहीं की होगी तो दैट विल बी लॉस्ट. हिस्ट्री को संभालना इसीलिए ज़रूरी है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी मतलब बात की कि जो तारीख से नहीं सीखते तो वो गलतियाँ दोहराने पे मजबूर होते हैं. तो वो क्योंकि फिर फेलियर्स या जो कामयाबियाँ हैं उससे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, लिविंग इंफॉर्मेशन विच इज़ हेल्पफुल फॉर अस राइट नाउ एज लिविंग बीइंग हु आर इंटरेक्टिंग इन द सोसाइटी. जो कि हमारे लाइव रिलेशनशिप्स इस सोसाइटी में हैं, वो इकोनॉमिक बेसिस पे हों, वो पॉलिटिकल बेसिस पे हों, वो सोशल बेसिस पे हों, या वो किसी भी बेसिस पे हों. खैर, मूविंग ऑन, इसमें कोई सवाल तो नहीं. ये मेथड पे मैंने बात की है और एलिमेंट्स ऑफ मेथड पे बात की है. 5 एलिमेंट्स ऑफ मेथड बताए मैंने. एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो आपने फिर डिसीजन मेकिंग की है उसके बाद जो आप एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं किस तरह से करना है, टास्क डिस्ट्रीब्यूशन, इवैल्यूएशन. आगे बढ़ सकती हूँ मैं, कोई सवाल तो नहीं है? ठीक है. टाइम कितना हो गया कोई बताएगा? वैसे मेरे पास घड़ी है. अच्छा, 3:27. ठीक है. अच्छा, अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये कह रहे हैं साहब कि ऑर्गेनिक जो उन्होंने 5 एलिमेंट्स बताए ना, ये सिर्फ वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक हिस्सा है जो थोड़ा सा कांस्टेंट है. यानी कि ये 5 चीज़ें आप देख लें ना बैठ के किसी गोल के लिए, तो वो उसका मेथड खुद ब खुद सेट होना शुरू हो जाएगा. यानी कि गोल अगर हमने स्टूडेंट यूनियंस रखना है तो उसके लिए मेथड आइडेंटिफाई करना है कि कैसे हमने बहाल करानी है. तो ये हमें देखना पड़ेगा, एनालिसिस करने पड़ेंगे, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, एलिमेंट्स को डिफाइन करना पड़ेगा, टास्क डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, फिर इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी. ठीक है. लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक हिस्सा है. दूसरा हिस्सा है ऑर्गेनिक नेसेसिटीज़. तो ये कैपेसिटी टू लोकेट, जैसे मेथड की डेफिनेशन भी वो बता रहे हैं कि कैपेसिटी टू लोकेट कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एलिमेंट्स एंड देन नेसेसिटीज़ टू कंस्ट्रक्ट द पाथ टुवर्ड्स अ गिवन गोल. तो यहाँ पे वो मुझे जो समझ आ रही है अपनी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक, वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड ऑर्गेनिक दीज परमानेंट एलिमेंट्स. आई एम गोना रीड. ये जो 5 एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, दीज परमानेंट एलिमेंट्स विच कंपोज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द मेथडोलॉजी, ठीक है, वेरी लेस देन द ऑर्गेनिक नेसेसिटीज़ टू इम्प्लीमेंट इट. यानी कि ये थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, ये थोड़े से स्ट्रक्चर में है. ये 5 चीज़ें कांस्टेंट हैं जो किसी भी मेथड के साथ हम देख सकते हैं, किसी भी गोल के साथ हम देख सकते हैं, लेकिन ये एक हिस्सा है. द अदर पार्ट इज़ ऑर्गेनिक नेसेसिटीज़. कि ग्राउंड पे आपको क्या ज़रूरत है. मतलब ये तो हमने देख लिया, हमने बैठ के प्लान भी बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन अगर वो स्टूडेंट्स को अगवा कर लेते हैं फिर क्या करेंगे? या फिर वो प्रोपेगेंडा हमारे ख़िलाफ़ कर देते हैं कि ये जो है, या फिर जमीयत एक्टिव हो जाती है एकदम से. और जमीयत भी हमें पता है स्टेट स्पॉन्सर्ड एंटिटी, इट्स अ स्टेट स्पॉन्सर्ड एंटिटी. व्हाई डू वी नो दैट? बिकॉज व्हेन स्टूडेंट यूनियंस वर बैंड, नथिंग एल्स वाज वर्किंग अदर देन जमीयत.
और वो किस तरह से जमीयत वर्क कर रही थी, थ्रू वायलेंस, वियर वायलेंस, तशद्दुद। स्त्रियाँ लगा रहे हैं लोगों को, मतलब इस तरह की बातें हम सुन रहे हैं, लोगों को ले गए हैं, डंडे मार रहे हैं, तो असला है, प्रोफेसर्स को धमका रहे हैं, प्रोफेसर्स को पढ़ाने नहीं दे रहे। मेरे होते हुए आपके स्पोर्ट्स डे नहीं हो सकता जमीयत की इजाज़त के बगैर। लड़कियां नहीं बोल सकती डिबेट्स के अंदर, ये जो पार्लियामेंट्री तर्ज डिबेट होता है, मेरे से पहले नहीं इजाज़त थी लड़कियों को बोलने की, क्योंकि जमीयत वाले माइंड कर जाते हैं। तो हमें ये समझ आती है कि ये स्टूडेंट यूनियंस बैन थी और जमीयत चल रही थी, और जमीयत को सपोर्ट फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। इसका मतलब लॉजिकली तो यही बात समझ आती है। अब मतलब क्या अब कहें कि उनके पास कोई जादुई ताकतें हैं, ऐसे तो नहीं है, तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने सपोर्ट किया। तो अब हमें ये मतलब समझ आती है कि हम जो यूनियंस की डिमांड कर रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन उसके ख़िलाफ़ एक तरह से प्रोपेगेंडा बना के जो है जमीयत को एज अ टूल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ऑर्गेनिक, मैं बोल रही थी कि ऑर्गेनिकली जो हालात हैं हमें ये देखना पड़ेगा कि जमीयत एज अ स्टूडेंट ग्रुप वो एक ग्रुप है, लेकिन वो मतलब यानी कि वो ऑर्गेनिकली वो हमारे हालात के मुताबिक हमारे साथ नहीं है, वो हमारे एक तरह से हमारा राइवल ग्रुप भी है प्रोग्रेसिव फोर्सेस का। नॉट सेइंग कि हमें उनसे लड़ना चाहिए, क्योंकि मतलब उससे तो मतलब हमें अपना काम करना चाहिए, लेकिन ये कि कहने का मकसद सिर्फ इतना कि ऑर्गेनिक नेसेसिटीज़ को जब हम देखेंगे तो जमीयत जैसी रियलिटीज़ को हमें अकाउंट में लेके आना पड़ेगा, जो कि कॉम्प्लिकेटेड रियलिटी। मैं बैठ के नहीं, मैं जैसे मुझे भी दिक्कत हो रही है, जब तक सब बैठ के नहीं बात करेंगे इसके ऊपर, एक कलेक्टिव फॉर्मेशन नहीं होगी जिसके लिए बहस करना, बात करना, मामलात को सामने लेके आना, सवाल करना, छोटी छोटी मतलब यानी कि उसकी इजाज़तें होना, स्टडी सर्कल्स होना, यूनियंस का बाहर होना ज़रूरी है। फिर ही हमें समझ आएगी ना तशद्दुद कहाँ से जन्म लिया। आया जमीयत थी वो फैक्टर्स जिन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर धब्बा लगाया है तशद्दुद का, या स्टूडेंट्स के अंदर वाकई कोई टेंडेंसीज मौजूद हैं? अगर वो मौजूद हैं तो उसकी बेसिस क्या है? क्या इसलिए है कि स्टूडेंट्स को यूनियंस का हक दे दिया जाए तो उनको समझ नहीं आती कि क्या करना है, या इसलिए कि सोसाइटी आपकी इसी तरह से कंस्ट्रक्टेड है कि उसके अंदर गुंजाइश मौजूद होती है, जैसे कि कल का वाक़या। तो अब हम ये कह दें कि मज़दूर जो हैं वो जला देते हैं, सारे मज़दूर जला देते हैं, ये तो अब मतलब यानी कि इसी तरह से कहते हैं स्टूडेंट्स तशद्दुद कर देते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक हालात में वाक़यात होते हैं जिनको साल लगे होते हैं बनने में, जिनके अंदर कोताहियाँ हमारे सियासतदानों की और उनके गेंस हमारे दुखों को हमारे जो पॉलिटिकल दुख हैं, यानी कि रोटी कपड़ा मकान, खाना, तालीम, मौक़े, इस तरह की चीज़ों का रसाई इक्वल ना होना, किसी के पास वाफिर मकदार में होना, किसी के पास बिल्कुल भी ना होना, उस वजह से फिर वो हालात बनते हैं। और फिर उस हालात के लिए हमें कुछ करने कोई जगह नहीं है जहाँ पे हमारी आवाज़ उठ सके या बात हो सके या तब्दीली की तरफ हम उसको गाइड कर सकें। तो सियासतदान ये करते हैं कि आवाम के दुखों को वो अपना सियासी एजेंडा भी बना लेते हैं, यानी कि दुख मौजूद हैं क्योंकि उन्होंने हालात ऐसे रखे हुए हैं, तो उन्होंने फिर जाहिर है और उसी के ऊपर सियासत करनी है ना। इमोशन बेस्ड पॉलिटिक्स जो होती है, जो हमारे मुल्क में भी यानी कि दुश्मन की बुनियाद पे पॉलिटिक्स करना, इमोशन उभारना है ना, कि कोई आपको कोई खतरा है, आपको बहुत ज़्यादा डरो, ठीक है, आपके ख़िलाफ़ है कोई, तो ये एक मतलब यानी कि एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को उभारना है, विच इज़ मतलब इट्स नॉट अ स्टेबल। जब उभारा जाता है तो वो आपको स्टेबल नहीं रहने देता सर्वाइवल के लिए, इट्स डू और डाई। हमारा एवोल्यूशनरी भी जो है वो बनता है। सो इमोशनली स्पीकिंग वो आपका एक तरह से दुखों को बना के कंस्ट्रक्ट करके फिर उसके लिए जगह ना छोड़ के उसको हल करने के लिए वो कंडीशंस बनाते हैं जिसमें आपके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को उभारें और फिर उसको कंट्रोल कर सकें। क्योंकि हम कलेक्टिवली हमें इजाज़त नहीं है कुछ करने की, या हमें मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है। बड़े हालात बहुत सोच समझ के पॉलिटिकली एक्टिव, पॉलिटिकली कॉन्शियस डिसीजंस लेके हमें वो मौके मिलते हैं, वो पैदा करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, अदरवाइज़ ये मौका नहीं देते। तो इनके लिए फिर यही इनकी सारी गेम शायद इसी तरह से चल रही है। हालात बनते रहें, गुस्सा आता रहे, दुख उभरता रहे और फिर उसको इमोटिवली यूज़ कर लिया जाए कैंपेन्स में अपनी। तो वो ये बात कर रहे हैं कि ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये सिर्फ एक हिस्सा हैं, इसके अलावा ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं जिसमें मैंने जो ये बातें कर रही हूँ और इसमें और 1000 बातें भी इसमें शामिल होंगी, क्योंकि ऑर्गेनिक हालात हमारा एक कोई फैक्ट नहीं है। सोशल रियलिटी इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट लाइक कोई लिख नहीं सकता कि ये हो रहा है और ये सच है। इट्स अनलिमिटेड इन इट्स मतलब जो ट्रुथ भी है उसका भी, वो भी हर पर्सपेक्टिव से हर लेवल पे
वो बदलेगा, उसकी वो प्रोसेस में जिस तरह से हम शामिल होंगे उस तरह से वो मेथड के साथ बदलेगा, वो लोगों की शमूलियत के साथ बदलेगा, उसका मीनिंग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से भी आ रहा है, अभी के हालात से भी आ रहा है, हर मतलब बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, एक दो तीन चीज़ें नहीं हो सकती। सो इसलिए वो कह रहे हैं कि अपने जो अभी के ऑर्गेनिक हालात हैं उसको देखना ज़रूरी है। अब वो फ्रेमवर्क कह रहे हैं मेथड को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 फ्रेमवर्क्स होने चाहिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। सो इससे हम डिफरेंट हो जाते हैं जमीयत से। सो अगर जमीयत कहती है कि हमारा गोल है यूनियंस को बहाल कराना, और वो इन 5 एलिमेंट की बात करते हैं, क्योंकि जमीयत भी ऑर्गेनाइज 35 सालों से वो तो चल रहे थे, सारे लोग ये कहते हैं जमीयत बड़ी ऑर्गेनाइज है, उनको मौका था तो वो ऑर्गेनाइज है, वो इन चीज़ों में तेज़ हैं। सो अगर एलिमेंट्स ऑफ मेथड जो मैंने आपको बताया है, 5 चीज़ें वो भी कर लेते हैं, या वैल्यूएशन एनालिसिस सारा कुछ वो कर लेते हैं, और उसके बाद फिर वो ऑर्गेनिकली भी हालात को देख लेते हैं, बट वो अपनी गेन के लिए देखते हैं। तो हमें उनसे क्या डिफरेंशिएट कर रहा है? हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। उनकी आइडियोलॉजी और होएगी, और हमारी एक क्लासलेस प्रोग्रेसिव जो आइडियोलॉजी है वो एक क्लासलेस एटलीस्ट एजुकेशन सिस्टम या एक्सेस सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ होगी, जो कि एक बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ऑर्गेनाइजेशन और लोग चाहें तो वो पॉसिबिलिटी है, लोग अदरवाइज स्ट्रक्चर्स तो हमें इजाज़त नहीं देते। अच्छा, सो पहले लेवल पे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फ्रेमवर्क, मेथड को बनाने के लिए क्या फ्रेमवर्क देखना है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एंड सेकंड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स। सो अब ये कह रहे हैं नो मेथड कैन बी एब्स्ट्रैक्ट। अभी जो हम बातें कर रहे हैं ये एक तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे भी बातें कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इसको हम कॉन्क्रिटाइज करेंगे, पहले चीज़ एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे समझते हैं, और उसके बाद उसमें जैसे मतलब धागा, अगर इसको कह लें कि एक धागा है वो एब्स्ट्रैक्ट है, एंड देन इफ़ वी हैव टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट, तो अब उसके अंदर हम मोती डाल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, देन इट विल, वो प्रोसेस ख़त्म होगा जब उसमें गिरा लगाएंगे, उसके बाद फिर वो कुछ बन जाएगा, लेकिन पहले धागे का होना ज़रूरी है जो हमें स्ट्रक्चर दे सके। सो जो मेथड है वो एक तरह से जब तक बात हो रही है तब तक वो एब्स्ट्रैक्ट है, यहाँ पे वो एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन जैसे ही तंजीमें उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, प्लान बनाना शुरू कर दें, वो रियलिटी बन जाता है, वो एक्शन बन जाता है, वो प्रैक्टिस बन जाता है। सो फ्रेमवर्क में पहले लेवल पे हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को ज़रूरी समझते हैं कि क्लासलेस सोसाइटी, जैसे आप कह दें कि हमारा गोल है स्टूडेंट यूनियंस बहाल कराना। अब इसका मतलब है अगर हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देख रहे हैं एज अ फ्रेमवर्क, तो बाय एनी मीन्स नहीं हो सकता, मीनिंग बाय वायलेंस नहीं हो सकता, मतलब बाय एनी मीन्स वाला पॉइंट कट जाता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ, वो फिर बाय द मीन्स ऑफ योर आइडियोलॉजी होगा। आइडियोलॉजी अगर आपकी क्लासलेस सोसाइटी है तो वो फिर इस तरह की सोसाइटी, या इक्वल एजुकेशन है तो वो मेथड फिर आपका ये फ्रेमवर्क, अगर आप फ्रेमवर्क उसको गाइड कैसे करेगा, वो फिर आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के प्रिंसिपल्स और एथिक्स के तहत करेगा। सो एब्स्ट्रैक्ट से चीज़ों को कॉन्क्रीट करने के लिए वो कह रहे हैं कि 2 फ्रेमवर्क्स ज़रूरी हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जिसका मतलब है कि आपके नज़रियाती पहलुओं के साथ आपका मेथड मैच करता हो, बाय एनी मीन्स यूनियंस बहाल ना हो रही हों, किसी को मार के यूनियंस बहाल नहीं हो रही। हमें पता है कि हम क्रिएटिवली भी, हमारे पास वो स्पेस है कि हम इंगेज इस तरह से कर सकते हैं कि हम अपने लिए स्पेस बना सकते हैं। सो अगर हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, मतलब अगर हम क्लास बेस्ड, तो हम एक रेवोल्यूशनरी एथिक्स के साथ हम यूनियंस बहाल कराएं, तो प्रोग्रेसिव तंजीमों का ये काम होगा। ओके, सो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नंबर 1। नंबर 2 इज़ ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स। अब इसमें वो कह रहे हैं नो मेथड कैन बी एब्स्ट्रैक्ट, ऑन द कॉन्ट्री इट मस्ट बी डीपली कॉन्क्रीट इन इट्स टेक्निकल फंक्शंस। सो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो हमारी हो गई प्रोग्रेसिव, और ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स, अब उसमें आप काम किस तरह से कर रही हैं, क्या आपकी कोई बॉडी मौजूद है, क्या कोई सदर मौजूद है, क्या कोई आपके इलेक्शंस हो चुके हैं, क्योंकि यूनियंस बहाल नहीं हैं तो स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, लेकिन क्या आपने मतलब नेचुरली जो बन रहा था उसमें कोई नेचुरल सी कोई हायरार्की मौजूद है, एंड हायरार्की ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड। यानी कि ये भी बड़ा ज़रूरी है समझना, हायरार्की इज़ अ वेरी, मतलब यानी कि सोसाइटी की फॉर्मेशन हायरार्कीज़ पे होती है, हायरार्कीज़ पावर से डिफ़ाइन हो रही होती हैं। हम अगर बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की जो मैं बात कर रही हूँ, कि अगर हमारा जो फ्रेमवर्क है वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफ़ाइन करेगी, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में पावर का जो पावर को हम नहीं मान रहे, हम कह रहे हैं कि इक्वल पोटेंशियल है और कलेक्टिव्स की पावर को हम मान रहे हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल जो टेक्निक्स हैं उसके अंदर वो चीज़ें मैनिफेस्ट मतलब करेंगी, उसके साथ साथ चलेंगी।
दो चीज़ें हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स, जिसका मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ने किस तरह से वर्क करना है और वो हालात के मुताबिक भी होगा। अगर यूनियंस बहाल नहीं है इसका मतलब है कि अभी स्ट्रक्चर उस तरह से मौजूद नहीं है। और जो लोग बात करेंगे, अगर कोई आर्बिट्रेरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं बेस्ड, जो मैं बात कर रही थी, सॉरी मैं बीच में से डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, जो मैं कहना चाह रही थी कि हायरार्की बेस्ड ऑन वर्क भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि हायरार्की नॉट बेस्ड ऑन पावर बट हायरार्की बेस्ड ऑन वर्क एंड हायरार्की बेस्ड ऑन मेथड। सो आपका मेथड अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ मैच करता है, जो कि क्लासलेस सोसाइटी है, प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी है, तो जो आपकी हायरार्की होगी या जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स होंगी वो भी गाइडेड बाय दैट होंगी। सो मतलब यानी कि जो हायरार्की है वो भी वर्क की बन जाएगी या आपकी आइडियोलॉजी की बन जाएगी। सो ये वो कह रहे हैं कि दो चीज़ें इनको जहन में रखना ज़रूरी है, फ्रेमवर्क्स ये ज़रूरी हैं। यूनियन काउंसिल बहाल भी तो सूबे वाइज किस तरह सिस्टम है? पहले जब यूनियन काउंसिल बहाल थी कितने इशूज़ थे, बलोच खुद वो कॉम्परासन के अलग, KPK के अलग, पंजाब के कितने इशूज़ होते हैं। तो देखिए मतलब जिंदा रहते हैं कितने इश्यूज होते हैं, जिंदा क्यों रहते हैं? रहते हैं जब तक देखिए पाकिस्तान का एक मुल्क है, ठीक है, उसके अंदर सारी अवाम एक दूसरे से कमेंट हो नहीं, मसले कैसे पता, जब तक मसले ख़त्म नहीं होंगे तो स्टेट बैंक लगाएंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करें, कितनी तंजीम है, जमीयत अलग है, PMSO अलग है, ISO अलग है, बहुत सारी तंजीम है, कितने इशूज़ बनते हैं, इस पर आप क्या करें? कोई और बात करना चाहता है इस पे? ये होगा ना जब यूनियन बहाल होगी तो उसमें इलेक्शंस होंगे, हाँ, तालिबान खुद जो उनको वोट करता है। तो इसमें अगर जमीयत अगर आएगी तो अकेली जीत नहीं सकेगी इलेक्शन, चलो उसको अलायंस करना पड़ेगा दूसरी तंजीमों के साथ। इसने लूज भी किया इलेक्शन, काफ़ी बार जमीयत लूज भी करती है, इलेक्शन वो हर बार जीती यूनियन नहीं में तलबा पावर में आएंगे और जो विंग्स हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे चलो ऑटोमेटिक। तलबाई आ जाएंगे पावर, लेकिन एक तंजीम तो नहीं है, तलबा तो मुख्तलिफ तंजीमों में है, तो इश्यूज़ तो हर एक के साथ होते हैं। अगर सिंधी है, बलोची, कोई भी, ठीक है, पठान हो, तो मतलब ना करें यूनियंस बाहर। मेरा सवाल आपसे ये है, अगर आपकी बात सच है, ये मसले आएंगे, मैं क्यों गारंटी लूँ कि ये मसले नहीं पहले तो आएंगे? बहाल थी यूनियन, हाँ, तो उसके बाद क्यों बिल लेंगे? ये तो तारीख की बात है ना। तारीख अगर हम किस्सा खोल रहे हैं तो तारीख देखनी चाहिए ना। पहले शुरुआती स्टार्टिंग में जब यूनियन काउंसिल किसने ये बनाई थी, क्या इश्यूज़ थे और क्यों बैन लगा? हाँ बताएं क्यों बैन लगा? नहीं, आपसे सवाल आप बताएं। लेकिन ऐसे बड़े बड़े इश्यूज़ होते हैं ना, फिर छोटी छोटी बातों में बड़े इश्यूज़ बन जाते हैं, तो सबका जो है ना वो बेड़ा गया। आप कहना क्या चाहते हैं कि यूनियंस बहाल ना हो? नहीं, मतलब मैं हाल हो, लेकिन किस सिस्टम से उसको चलाना चाहिए, सही सही। क्योंकि ये चलें। देखें ना, यहाँ सोर्सेज, आपने एक सोर्सेज की बात की थी बलूचिस्तान के इतने सोर्सेज हैं नहीं, पहाड़ी इलाके, KPK में इतने है नहीं, पंजाब में है नहीं। अगर हम लड़ाई सिस्टम को देखें तो सिंध में ज़्यादा है, पंजाब और सिंध, ये दो सूबे पाकिस्तान। तो अगर काफ़ी लोग नेशनलिस्ट बन जाते हैं हकूक़ के हवाले से, लेकिन अगर बराबरी देखें तो थोड़ा सा सबको देखना इश्यूज मेरे ख्याल में, इस पर मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगी। ज़्यादा स्टूडेंट्स के जो इश्यूज होते हैं, अब जैसे जमीयत रेज़ करे, ISO रेज़ करे, PMSO या फिर कोई प्रोग्रेसिव जमात रेज़ करे इशू, अगर वो फ़ीस से रिलेटेड है, अगर वो हमारी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, यानी हमारे स्टूडेंट्स के बेसिक इश्यूज़ हैं, तो वो तो सबके बराबर ही होंगे। ऐसा कोई नहीं होगा अलग से कोई इशू जिस पर हम लोग इख्तलाफ करें स्टूडेंट्स। लेकिन ये बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ की बात नहीं हो अब रही। आप देखिए, ये कराची यूनिवर्सिटी की बात है, कराची यूनिवर्सिटी में अगर जमीयत के पास किसी नाज़म या स्टैंड पे जाके बात करेगा, मेरे साथ ये इशूज़ है, स्टूडेंट जाके बात करेगा, वो बोलेंगे आप कहाँ से हो, आप हमारी तंजीम में आप पोस्ट करते हैं, ये कौन सा जी मैं जवाब दे दूँ बाकी बात का? जी जी। ना, तंजीम में APMS अगर इशू हो रहा है तो स्टूडेंट तो है ना, बराबरी में उसको देखना चाहिए। आपका पॉइंट क्या है कि कॉम्परस्ती करते हैं तो नहीं करनी चाहिए? वो नहीं करते, बिल्कुल सही बात। अगर देखिए ना, हकूक़ की बात आ जाए तो ये इश्यूज़ बड़े होते हैं, बलोचों के साथ अलग, सिंधियों के साथ अलग, पठानों के साथ अलग, पंजाबियों के साथ। आप देखें, हाँ, हम प्रोग्रेसिव्स तो यही समझते हैं कि ये जो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है या जो कॉम्परस्ती या किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देना कि ये जो जातियाँ हो भी रही हों, लेकिन उस बेस के ऊपर एक पूरा निज़ाम बना देना,
हम ये समझते हैं जो मतलब मैं सबके बेसिस पे बात नहीं करी, लेकिन जिस तरह मुझे समझ आई है प्रोग्रेसिव सियासत या क्लास के लिए जो सोशलिज्म है, वो इस तरह से समझ आया है कि एट द एंड ऑफ द डे फिर आपको जो प्रॉफिट के ऊपर सोसाइटी बनी है उसको जड़ से तब्दील करना पड़ेगा, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, और फिर ये चीज़ें ख़त्म होंगी। क्योंकि जो अनइक्वालिटी है वो है तो खाने या रिसोर्सेज के ऊपर ही है ना, और फिर वो किसके सर पे चढ़ के, वो आइडेंटिटीज़ के सर पे चढ़ के, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी बनती है कॉम्परस तंजीमों की या इस तरह की पॉलिटिक्स की, जिसमें फेमिनिज्म के ऊपर भी अक्सर बात करते हैं कि ये क्या वेस्टर्न एजेंडा। तो मतलब यानी कि हालात ही इस तरह से बना देते हैं, जो क्लास बेस्ड सोसाइटी बनती है उसके अंदर जुल्म होता है, और फिर वो मैस्कुलिन एक ख़ास किस्म को उभारा जाना, उसमें स्पेस ना होना औरतों के लिए, और उसमें फिर जुल्म होना, और फिर हमें मिलता क्या है, वेस्टर्न आइडियोलॉजी, वेस्टर्न डेफिनेशंस ऑफ फेमिनिज्म। तो मतलब यानी कि मुझे ये क्रिटिक भी समझ आती है, जो वेस्टर्न क्रिटिक होती है फेमिनिज्म के ऊपर, मुझे ये भी समझ आती है। लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे ले दे के कहाँ पे बात आ जाती है कि क्लास बेस्ड सोसाइटी एग्जिस्ट करती रहेगी तो इस तरह के मसले आते रहेंगे। और मुझे ये समझ आती है कि इसका मतलब ये नहीं है कि औरतों के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा या बलोचों के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा, या मतलब मैं किसी ख़ास तर्ज सियासत की बात नहीं कर रही कि ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए। सारे अपना अपना देखें, जिसको जो समझ आता है वो वहाँ देखें, जिसका मेथड ज़्यादा बेहतर होगा वो आगे फिर निकल जाएगा, फिर बाकी लोग टैली कर लेंगे, वो पहुँच जाएंगे वहाँ तक। एक कलेक्टिव सोसाइटी में तो ये होना चाहिए ना कि आप लोगों को कुछ और समझ आ रहा है, आप उस तरह से चल लें, क्या है इसमें, मुझे कुछ और समझ आ रहा है, मैं उस तरह से चल लूँ, क्या है इसमें। फिर अगर कुछ बेहतरी आपके मेथड में है तो मैं अपनी गलती तस्लीम करूँ और फिर मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि फिर बका के लिए बात है ना, सोसाइटी की या ज़िंदगी के लिए बात है। तो फिर ये ईगोज़ छोटी मोटी मारनी पड़ेंगी। तो आपके सवाल का जहाँ तक जवाब है वो ये बिल्कुल कंसर्न तो ठीक है, लेकिन कंसर्न वही बात जो मैं पूरे इतना देर से बोल रही हूँ कि ये कॉन्टेक्स्ट में देखनी पड़ेंगी। मेथड की वो डेफिनेशन में कह रहे हैं कि कैपेसिटी टू लोकेट कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एलिमेंट्स, जो आप बात कर रहे हैं ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, इस तरह की बातें, होगा नहीं होगा हमें नहीं पता ये चीज़ें। और ये ऑर्गेनाइजेशंस के बगैर, यानी कि ग्राउंड पे ऑर्गेनाइजेशन के बगैर नहीं होंगी। जब तक तंजीमें बनना नहीं शुरू होंगी जो कि एक तरीके से काम नहीं करेंगी, फिर एक दूसरे के ऊपर चेक नहीं रखेंगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तब तक ये चीज़ें थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट ही रहेंगी। जब तक यूनियंस बहाल नहीं हो जाती, जब तक उस प्रोसेस में हम शामिल नहीं होते, तब तक हम, यानी कि बैन क्यों हुई थी 35 साल पहले, मैं ज़िंदा नहीं थी, आप ज़िंदा नहीं थे, हमें वो हिस्ट्री भी किस तरह से पहुंची है, हमें पता है कि उसके ऊपर प्रोपेगेंडा कितना ज़्यादा है, ख़ास किस्म के लोगों को लिखने की इजाज़त है। अभी तक हमारे सामने की बात है कि स्टडी सर्कल्स अरेंज नहीं हो सकते यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हमें इजाज़तें नहीं मिलती चीज़ें करने की। ख़ास किस्म के टॉपिक, जब मैं थीसिस कर रही थी मुझे ख़ास किस्म के टॉपिक्स नहीं करने दिए जा रहे थे। तो हमें पता है कि एजुकेशन भी एक तरह से, मतलब यानी कि पावर जिसके हाथ में होती है वो एजुकेशन को भी कंट्रोल करते हैं। तो इस वजह से हम, आपके कंसर्न्स बेशक वैलिड हों, लेकिन इसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि हम यूनियंस बहाल नहीं कराएंगे। वो कंसर्न्स सोसाइटी के कंसर्न्स हैं, वो सिर्फ तलबा तंजीमों के कंसर्न्स नहीं हैं, वो ग्रास रूट से लेके सिम्टम्स तक, प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स तक हमें नज़र आ रहा है। अगर इजाज़त हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ और उसके बाद फिर ख़त्म ही करने की तरफ। के अंदर तब तक ही मसले खत्म होंगे। अगर यूनियन काउंसिल बाहर आपका जवाब मैं दे दूं। आपने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल हम जमीयत के किसी नाज़िम के पास जाते हैं तो वो कोई भी हमारा मसला होता है हम बताते, वो कहता है कि जो है हमारी पार्टी में या हमारी तंजीम में आप शमूलियत कर लें। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये स्टूडेंट यूनियन बहाल हो, तो जो सदर बनेगा या कोई भी जीएस बनेगा तो वो सब स्टूडेंट का बनेगा, सिर्फ जमीयत का नहीं होगा वो नुमाइंदा। एक बात रखना चाह रही हूँ कि जैसे ये एक स्टडी सर्कल है, जैसे ये एक स्टडी सर्कल है, ठीक है ना, ये स्टडी सर्कल है जिस पे हम मेथड के ऊपर बात कर रहे हैं। अब हम स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर के होनी चाहिए, वो एक और चीज़ होगी, ठीक है ना। अब हम डिट्रैक्ट हो रहे हैं और डिट्रैक्ट हो रहे हैं और हम हो रहे हैं और हम होते रहेंगे जब तक हम इंगेज करते रहेंगे। तो मेथड की जो बात हो रही थी कि हमें अपने गोल का पता हो, जैसे मेरा काम है, आज का मेरा गोल है कि ये कुछ मोटी मोटी बातें जो मैंने पढ़ी हैं इस किताब में से वो मैं वहाँ तक पहुँचा दूँ। आप लोगों का काम है आगे फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। मेरा काम नहीं है प्रिडिक्ट कर देना हो सकता है नहीं हो सकता है। तो बैठी हुई बातें हैं, ड्राइंग रूम में बैठी हुई बातें करना, मतलब मुझे लगता है कि वो तो प्रिडिक्ट कर लें आप, ये तो बिल्कुल सट्टा लगाने जैसा है, ऐसा होएगा, ऐसा नहीं ऐसा होएगा। एक्शंस आपके तब्दील कर रहे हैं चीज़ों को, हम पहले से कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं। पहले तो यूनियन
अब मैं आगे बढ़ूंगी इस बात से। आपकी बात दुरुस्त है। अगर यूनिवर्सिटी के अंदर देखें चेंजेस भी आएंगे, यूनियन की कंप्लीट इलेक्शन भी होगी, किसका टेन्योर होगा, उसके बाद कोई कॉम्पस पार्टी दूसरी भी आएगी, जिस तरह वोटिंग भी चेंज होगी डेमोक्रेटिक तरीके से। अब यही तो नहीं है जिस तरह अभी चल रहा सिस्टम, यूनियन बैन है और कोई एक तंजीम पावर में बैठी है, अपोजिशन होगी ना, तशद्दुद भी कर रही, हर तरह की राइट्स छीन रही है। ये नहीं हो सकता है। जब यूनियन बहाल होंगे, कंप्लीट इलेक्शन होगी, एक का टेन्योर ख़त्म होगा, दूसरा आएगा, तो इस हिसाब से आपको चेंज करने पे, अब उसमें नेशनलिस्ट भी आ सकता है पावर में, तो डिफरेंट आइडियालॉजी से कोई भी आ सकता है, तो वहाँ से डिफरेंट हम आ जाते हैं वापस हमारे टॉपिक पे। आई होप ये कुछ आपको सही, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मतलब यही वाली चीज़ जो मैं कर रही हूँ कि मेथड इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको प्रोसेस के तौर पे देखें, हम इसको कोई वो ना देखें कि जी ये नाजिल हो गया और ये अब ऐसे हो जाएगा और अब हमारी निजात हो गई। वही तो है कि एलिमेंट ऑफ जो मेथड है उसमें एवोल्यूशन भी यही तो है कि Evaluation भी यही है। दूसरी तरफ से ट्रांसलेशन। बिल्कुल, यानी कि हमारे लिए बिल्कुल बहुत ज़रूरी हैं चीज़ें जो कंसर्न्स हैं इनके, लेकिन अगर हम इस पे ही रुक जाएंगे तो फिर हमारा कोई फ़ायदा नहीं, फिर हम मेथड अपना डेवलप करने में नाकाम हुए हैं और हम मतलब अपने गोल तक फिर पहुंच नहीं सकते। अच्छा, सो मैं आगे बढ़ रही हूँ। सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि 2 एक्सिस पे चीज़ों को देखना चाहिए, 2 फ्रेमवर्क्स उसने बताए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का और अपने टैक्टिक्स, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से बनी हुई है भी कि नहीं, ऑर्गेनाइज यानी कि इस सारी बात के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का होना बड़ा ज़रूरी है। एक फॉर्मेशन का ऑर्गेनाइजेशन ना भी हो, कोई लूज फॉर्मेशन, स्टडी सर्कल कमेटी फॉर एग्जांपल, मैं उनके लिए भी बात कर रही हूँ। स्टूडेंट्स मतलब अगर सुन रहे हो, जो अगर किसी तंजीम से ताल्लुक़ नहीं है उनका, एक तो ताल्लुक़ मतलब ठीक है, लेकिन कुछ लोग अगर ख़ुद ही से भी कुछ नया करना शुरू कर दें तो उसके लिए भी काफ़ी है। सो 2 चीज़ें उन्होंने ये बताई। अब वो कह रहे हैं कि 2 एक्सिस पे चीज़ों को देखें। अगर हम ग्राफ पे समझें चीज़ों को तो एक्स एक्सिस जैसे वाई एक्सिस होता है, तो उस तरह से 2 एक्सिस बता रहे हैं कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को देखना ज़रूरी है, जो कि पहले भी बात हुई। स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में वो 5 चीज़ें आ गई जो मैंने आपसे पहले डिस्कस की थी, और फिर ऑर्गेनिक नेसेसिटीज़ को देखना ज़रूरी है, जिसमें आपकी बातें आएंगी, जो ये रियलिटीज़ की बात कर रहे हैं कि कॉम्परस तंजीमें, जमीयत, चीज़ें नहीं हो पाती, ये हमारी ऑर्गेनिक रियलिटीज़ हैं। बातें सच्ची हैं, बातें सच्ची हैं, लेकिन उसमें यह है कि उसको सिर्फ स्टेट करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, उसको हमें रिलेट करना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट के साथ, कि हम उसको किससे रिलेट करके सिर्फ स्टेट कर देना ये दरख्त है, तो ये तो मतलब यानी कि उसको मुझे क्यों, मतलब यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर अगर इसका कोई है कि मर रहे हैं दरख्त, वो फिर कोई बात है। तो उसको थ्रेड करना, व्हाट आई मीन टू से, कि मेथड के साथ आपको थ्रेड, मतलब उसका थ्रेड क्लैरिफाई हो जाता है कि आप कर क्या रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी बात बस और करेंगे, उसके बाद हम ख़त्म करेंगे इसको, और एंड पे अगर किसी के सवाल होए तो वो कर सकते हैं। सो अभी वो थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि मेथड विद इन द मूवमेंट ऑफ रियलिटी। अब मेथड पे तो बात हो गई, अब ये बातें लगती हैं एब्स्ट्रैक्ट, ये लगती हैं थोड़ी सी, जब तक इसको करेंगे नहीं तो जाहिर है ये एब्स्ट्रैक्ट है, हवा में है। जब तक प्रैक्टिस में लेके नहीं आएंगे, थ्योरी इज़ ऑल्सो, मतलब इफ़ इट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, ठीक है, वो प्रैक्टिस के साथ जुड़ी हुई है, वो निकल रही है, प्रैक्टिस से निकल गई थ्योरी आती है, फिर थ्योरी हवा में रहेगी क्या? थ्योरी को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके अंदर से कुछ निकालेंगे, कुछ एनालिसिस होगा, कुछ इवैल्यूएशन होगी, कुछ उसके साथ अपना सोशल कॉन्टेक्स्ट जोड़ेंगे, तो फिर उसका मतलब किसी प्रोसेस में शामिल हो सकेंगे। सो इस तरह से ये मेथड जो है ये इन इट सेल्फ तो इस तरह से रहेगा, बट आगे वो जोर दिला रहे हैं इस चीज़ का कि मेथड को देखना विद इन द मूवमेंट ऑफ रियलिटी। रियलिटी इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, रियलिटी इज़ कॉम्प्लेक्स, रियलिटी इज़ नॉट सिंपल। मतलब उसके बहुत सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, जैसे ये साहब कह रहे हैं कि मतलब क्यों बैन हुआ ये वो। सोशल रियलिटी क्या थी, हिस्टोरिकल रियलिटी अगर हमें कह दिया जाए कि तशद्दुद की वजह से बैन हुई थी, हिस्ट्री में तो यही बताया गया हमें, लेकिन सोशल रियलिटी क्या थी, पॉलिटिकल रियलिटी क्या थी उस वक्त, अभी हमारे पास क्या बचा है। मतलब तो ये बात कर रहे हैं कि मेथड विद इन द मूवमेंट ऑफ रियलिटी, कि मेथड तो ये हो गया जिसके ये 5 एलिमेंट्स हैं, मेथड की ये डेफिनेशन है कि आपने कॉन्टेक्चुअलाइज करना है पुरानी चीज़ों को, पुराने एलिमेंट्स को, और अगले एलिमेंट, अगले गोल के लिए राह बनानी है। ये आपका मेथड है। जिस तरीके से आप ये कर सकेंगे वो आपका तरीक़ेकार कहलाएगा। और मेथड विद इन द मूवमेंट ऑफ रियलिटी में वो ये कह रहे हैं, अच्छा सबसे पहले वो डायलेक्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। आदेमार बोजो साहब डायलेक्टिक्स प्रोग्रेसिव हलकों में डायलेक्टिक्स के ऊपर स्टडी सर्कल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे पास मवाद भी बहुत ज़्यादा मौजूद है, एक बहुत बेसिक एलिमेंट है। बेसिकली इन्होंने बहुत सिंपली उसको डिफ़ाइन किया है, और इवन हमारी पोइट्री के अंदर भी जो हमारे
इंडिजिनस राइटर्स हैं, चाहे वो सचल सरमस्त हों, सिंध से हों, शाह लतीफ़ हों, या बुल्ले शाह हों, या फ़रीद हों, नानक हों, वारिस शाह हों, तो वो मतलब उनकी पोइट्री के अंदर भी हम, क्योंकि मतलब मैं कल्चरल ग्रुप से भी ताल्लुक़ है तो पोइट्री पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें भी वो डायलेक्टिक्स को मतलब मेथड जो मुझे नज़र आया है उन शायरों का ज़्यादा, तो वो एक डायलेक्टिक्स को लेके चलते हैं। तो वो डायलेक्टिक्स को खैर वो डिफ़ाइन कर रहे हैं, डायलेक्टिक्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस एंड इंटरनल मूवमेंट्स दैट एग्जिस्ट इन एवरीथिंग। सो हर चीज़ के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन भी एग्जिस्ट करेंगे, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि यूनियंस बहाल होनी चाहिए लेकिन ये मसला है, लेकिन कौम परस्त तंजीमें ये लेकिन तशद्दुद हो जाता है ये इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन एक तरह से हम इसको कह सकते हैं। तो डायलेक्टिक्स जो हैं ये सिर्फ एक चीज़ को देखना नहीं है कि कॉन्ट्रडिक्शंस क्या है, अब हम कॉन्ट्रडिक्शंस को लेके बैठ जाएं, ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, अब उसके साथ साथ इंटरनल मूवमेंट उसकी क्या है प्रोग्रेस की तरफ, एक नेचुरल क्या होनी चाहिए, उसको भी साथ लेके चलना। ये सब ऐसे डायलेक्टिक्स को डिफाइन कर रहे हैं कि नथिंग इज स्टैटिक एंड एवरीथिंग इज लिंक्ड। ठीक है, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस किन किन वजह से चीज़ें नहीं हो पा रही, या क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने आप को ही निगेट कर रही हैं, वो क्या हैं, और फिर इंटरनल मूवमेंट क्या है। कॉन्ट्रडिक्शन के साथ मूवमेंट को देखने को वो कह रहे हैं कि ये मतलब इसको देखने के बाद आप मेथड को रियलिटी के अंदर देख सकते हैं, यानी कि सिर्फ मेथड को आइडेंटिफाई नहीं करना बल्कि देखना कि एग्जिस्टिंग हालात में मसले क्या क्या हैं, हालात की अपनी इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस क्या हैं, सोसाइटी की अपनी इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस क्या हैं, तंजीम की अपनी इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस क्या हैं, हमारी आइडियोलॉजी की मतलब कि क्या, हर एक लेवल पे इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस को देखना, और फिर इंटरनल मूवमेंट किस तरफ है। अगर हम आइडियोलॉजिकल बेसिस पे कनेक्ट हुए हैं तो इंटरनल मूवमेंट टुवर्ड्स रेवोल्यूशन होनी चाहिए, अगर हमारा आइडियोलॉजिकल बेसिस है। तो वो डायलेक्टिक्स को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन एंड इंटरनल मूवमेंट्स। अच्छा, सो मेथड विद इन द मूवमेंट ऑफ रियलिटी, वो कह रहे हैं कि रियलिटी को देखने के लिए एक मेथड विद इन द मूवमेंट ऑफ रियलिटी, मेथड को रियलिटी के साथ जोड़ के देखने के लिए, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे नहीं, अभी के लिए एप्लीकेशन लेवल के लिए तैयार करने के लिए, देखने के लिए ज़रूरी है कि हम डायलेक्टिक्स को समझें। पहली बात वो ये करें। डायलेक्टिक्स के बारे में कोई सवाल तो नहीं है? इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस एंड इंटरनल मूवमेंट, डायलेक्टिक्स को थोड़ा मोर स्पेसिफाई कीजिए। इसको स्पेसिफाई इससे क्या मुराद है, क्या कहना चाहते हैं? सो डायलेक्टिकल मूवमेंट बेसिकली एक होता है जैसे हर अरूज को ज़वाल है, सवाल ठीक है, हर ज़वाल को अरूज है, तो एक इस तरह का जो वो चीज़ है कि प्रोसेस में जब आप शामिल होते हैं तो चीज़ें जो हैं वो उठती भी हैं, उभरती भी हैं, मैस मूवमेंट्स उभरती भी हैं, और वो फिर उनके ऊपर जो तंगी होती है, जो उनके हालात की वजह से होती है, वो उनको पसमानदगी की तरफ भी लेके जाती है। तो हालात जैसे होंगे, अगर हम हालात को फिर संभाल सकते हैं तो ज़ाहिर है फिर हम ऊपर वाली चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से या उसको सस्टेन ज़्यादा कर सकते हैं, और फिर ज़वाल के अंदर भी हम शायद चीज़ें संभाल सकते हैं। सो डायलेक्टिक्स इस मूवमेंट को कहते हैं, ये जो ऊपर नीचे और मतलब यानी कि हर उभार में उतराव, मतलब चढ़ाई और उतराई, चेंज जो एक नेचुरल एक अमल का हिस्सा भी है, नेचर का हिस्सा है। सो डायलेक्टिक्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस एंड इंटरनल मूवमेंट्स। मतलब विजुअली इस तरह से मुझे समझ आता है, मैंने आपको इस तरह से बता दिया है, लेकिन थ्योरेटिकली स्पीकिंग फिर ये कि इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस यानी कि स्टूडेंट यूनियंस बहाल नहीं होती, उसके अंदर मतलब अपनी तलबा जो है ना वो आपस में भी मुत्तहद नहीं है, ये इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन होगी। यानी कि हम स्टेट से तो लड़ाई कर रहे हैं कि आप लोगों ने हमें 35 सालों से 36-37 सालों से यूनियंस नहीं दी और तशद्दुद करके रखा, खुद आपसे कुछ नहीं हुआ, मुल्क नहीं संभाला गया, उसका भी हमें हट जाना, यानी कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट और किसी चीज़ का तो होता नहीं है, वायलेंस का ज़रूर होता है, तो वो हम हर जाना पे करते हैं। मतलब वो हमारी तालीम और मौक़ों में वो चीज़ें आ रही हैं, हमारे माँ बाप, हमारे इवन आगे आने वाली नस्लों में हमें नज़र आ रहा है कि चीज़ें हमारी ज़िंदगी के साथ डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो जैसे हम कहेंगे कि इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन जो है, एक तो हमारी स्टेट के साथ लड़ाई, लेकिन आपस में जो हमारी नहीं बनती, तो ये हमारी इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है। सो डायलेक्टिक्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस एंड इंटरनल मूवमेंट्स। लेकिन फिर मूवमेंट्स भी जैसे अब आहिस्ता आहिस्ता तंजीमें मुत्तहद हो रही हैं और चैप्टर्स बन रहे हैं मुख्तलिफ तंजीमों के,
जो पहले भी एक अमल था लेकिन अब थोड़ा सा उभर के सामने आ रहा है। नए लोग जो कभी सियासत में इंटरेस्टेड नहीं थे वो इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं, वो नए सिरे से सोचना चाह रहे हैं। स्टूडेंट एक्शन कमेटी का बुनियाद आया, स्टूडेंट एक्शन कमेटी का बुनियाद आया, या और भी मतलब अम्ब्रेला सोसाइटीज़ कोई बनना शुरू होंगी, या मतलब सो ये एक इंटरनल मूवमेंट भी है। कॉन्ट्रडिक्शंस भी मौजूद हैं, यानी कि बनती नहीं है आपस में। सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हो गई। लेकिन इंटरनल मूवमेंट कि हम अगर एक पॉलिटिकल ग्रुप हैं, हमारी आइडियोलॉजी टुवर्ड्स रेवोल्यूशन या टुवर्ड्स क्लासलेस सोसाइटी है, तो फिर हमारा जो इंटरनल मूवमेंट है वो प्रोग्रेस की तरफ ही होगी नेचुरली। सो इन दोनों चीज़ों को मिला के देखना डायलेक्टिक्स वो कह रहे हैं एक तरह से, इन दोनों चीज़ों को मिला के देखने को वो कह रहे हैं डायलेक्टिक्स। सो वही बात कि उरूज और जवाल को साथ साथ देखना कि क्या चीज़ें वर्क नहीं कर रही और क्या चीज़ें वर्क करेंगी। खैर ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, लोग और बहुत तरीक़ों से बताते हैं, तो आप लोग खुद रिसर्च कीजिएगा, खुद पढ़िएगा तो आप लोगों को बेहतर समझ आएगा, और हो सकता है कि मैं कुछ कोताही कर रही हूँ। अच्छा, पहली बात उन्होंने ये की है कि रियलिटी के साथ मेथड को जोड़ने के लिए डायलेक्टिक्स को समझना ज़रूरी है। दूसरी बात फिर वो ये कर रहे हैं कि जो इंटरनल मूवमेंट है ना, जैसे कि मैंने बताया कि अभी हमारे चैप्टर्स बन रहे हैं कुछ ग्रुप्स के, या शायद बिल की बात, मतलब मैं तो कह रही हूँ सबसे कि करना शुरू करें। अभी हमारा जो नेचुरल प्रोग्रेशन है वो स्टूडेंट बिल की तरफ बढ़ना चाहिए। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं वो बैठ के देखें कि बिल का अमल कैसे होता है, कैसे प्रपोज़ किया जाता है, अभी तक क्या हुआ है, किसने प्रपोज़ किया, क्या प्रपोज़ किया, असेंबली में कितनी दफ़ा बात हुई, और अगर स्टूडेंट्स ने कुछ करना है तो क्या टैक्टिक हो सकता है, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है जिसके तहत हम आवाज़ इतनी उठाएं कि बिल तक बात पहुंचे। क्योंकि इन्होंने इस तरह तो इन्होंने कहना है जब किसी का दिल करेगा तो जब वोट के लिए शायद ये कर दें, तो मतलब यानी कि जब इनको हो कि हम प्रोग्रेसिव दिखना चाहते हैं तो हम बहाल करा देंगे, तो एक उसमें ये चीज़ रख दें। लेकिन उस वक्त हम तैयार हैं कि नहीं, यानी कि अभी हम ऑर्गेनिकली जो स्टूडेंट्स मुझे नज़र आता है ऑर्गेनिकली वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि मसले इतने ज़्यादा हैं कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो ऑर्गेनिकली ज़ीरो की गुंजाइश बढ़ जाती है जब चीज़ें तबाह होने पे आई होती हैं। तो इस वजह से अभी का टाइम शायद ये बनता है। सो वो ये कह रहा है इंटरनल मूवमेंट विद इन द नेसेसिटीज़ कॉजेज न्यू टास्क टू इमर्ज। सो अगर हम प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि इंटरनल मूवमेंट जैसे कि बताया था कि जो एक प्रोग्रेस की तरफ या इनकलाब की तरफ एक नेचुरल ऑर्गेनिक मूवमेंट होगी जब आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्लियर है, तो जिस तरफ आप बढ़ रहे हो मंजिल की तरफ बढ़ते हुए जो ज़रूरियात पेश आएंगी वो नए टास्क को उभारेंगी, नए तरीके से ऑर्गेनाइज करने को आपको मजबूर करेंगी, तो उसके लिए तैयारी करने की वो बात कर रहे हैं। सो मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए रियलिटी के साथ डायलेक्टिक्स को समझना ज़रूरी है, डायलेक्टिक्स में इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस को समझना ज़रूरी है, इंटरनल मूवमेंट को समझना ज़रूरी है, फिर इंटरनल मूवमेंट के साथ नए टास्क इमर्ज होंगे उनको समझना ज़रूरी है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये हो गई ब्रॉडनिंग द एक्शंस इम्पैक्ट। इसमें वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ से ज़्यादा आगे निकल जाएं, जब हम एक्शन लें तो वो चीज़ें बढ़ जाएं, तो बढ़ भी जाएं, और हमारा ये पॉलिटिकल हमारी चाह भी होनी चाहिए कि एक्शन जो है वो बढ़े, उसका स्कोप ब्रॉडन, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है मैचिंग विद द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ कोर्स। यानी कि अब हम ये ना कहें कि हमें मतलब पैसे मिलना शुरू हो जाएं, मतलब अगर हम हमारी बात सुन रहे हैं लोग, तो ये हमारा ज़ाहिर है ये मैच नहीं करता हमारे आइडियोलॉजी के साथ, तो ये हमारा मेथड नहीं हो सकता, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। लेकिन यूनियंस बहाल करने के साथ यूथ कमेटीज़ डिमांड करना गवर्नमेंट में, या सिंडिकेट में रिप्रेजेंटेशन डिमांड करना यूनिवर्सिटी के, ये हमारा साथ साथ हो सकता है। सो ब्रॉडनिंग द एक्शंस इम्पैक्ट, ये यूनियंस तो हम बहाल करा रहे हैं, लेकिन हम आगे का भी सोच रहे हैं रियलिटी के साथ। वो कहते हैं तीसरे नंबर पे वो ये बात कर रहे हैं, चौथे नंबर पे वो बात कर रहे हैं कि ब्लॉकेजेस आएंगे ओवर टाइम, उसके लिए तैयार हैं। जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनकी वजह से, यानी कि इट्स नॉट जितना सुनने में या पढ़ने में लगता है उस तरह से ये इतना उस तरह से अमल नहीं होता। तो जो ब्लॉकेज आएंगे टाइम की वजह से, मटेरियल कंडीशंस की वजह से, हालात की वजह से, उनको देखना है और मेथड ऑफ डी ब्लॉकिंग को आइडेंटिफाई करने की शुरू से कोशिश करनी है, ठीक है। और इसमें वो बात कर रहे हैं, आई एम गोना रीड, दिस विल ओनली बी, यानी कि डी ब्लॉकिंग पे वो बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब हमारा 2019 में जब नेशनल टीवी पे भी यूनियंस की बात चल रही थी, तो उन्होंने लाहौर से आलमगीर वज़ीर को अगवा कर लिया, तो उसके बाद फिर हमारा मोस्ट फोकस जो था अपना तंजीम का, वो उसको छुड़ाने में भी चला गया। तो एक तरह से ये ब्लॉकेजेस दैट एमर्ज ओवर टाइम, ये वो चीज़ हो गई कि हम तो क्लियर थे, हमारा मेथड भी क्लियर था, हमने ये चीज़ें एलिमेंट्स वगैरह आइडेंटिफाई करे हुए थे अपनी वहाँ पे, लेकिन ये कि जो स्टेट का वो था और उसमें और भी चीज़ें ऑब्वियसली आई, मैं एक सिर्फ मिसाल दे रही हूँ, तो
तो हम उसको अगर उसको पहले से डी ब्लॉक करने का सोच लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम समझते हैं कि जब भी हम कुछ रेडिकल करने जाएंगे तो स्टेट शायद इस तरह की हरकत कर ले, तो हम पहले से कोई शायद इमरजेंसी कमेटी बना दें कि जो इस सिचुएशन को हैंडल करेगी, और बाकी जो लोग हैं वो फोकस करेंगे उस मेथड के ऊपर जिस पे बात हुई। अदरवाइज सबका मोरल डाउन हो जाता है। अदरवाइज कोई गाइड कर, जैसे अभी हमारी बात हो रही थी, अगर हम बात करने पे आते तो हम यूनियंस के ऊपर ही बात करते रहते हैं। तो मतलब यानी कि पॉइंट पे रहना कि बात क्या हो रही थी, उसके लिए मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो वो कह रहे हैं ओनली बी पॉसिबल इफ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ एनालिसिस एंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलिटी आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द फ्यूचर ऑफ द एक्शन। मुस्तकबिल के लिए जो हम करना चाह रहे हैं उसके लिए हमेशा जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं एनालिसिस के और हकीकत में जो हो रहा है, सोशल रियलिटी, पॉलिटिकल रियलिटी, इकोनॉमिक रियलिटी हमारी जो है, इन सब चीज़ों को साथ लेके चलेंगे तभी हम डी ब्लॉक कर सकते हैं अगर हमें ब्लॉकेजेस आते हैं ओवर टाइम। यानी कि वो कह रहे हैं कि ब्लॉकेजेस आएंगे, ब्लॉकेजेस को डी ब्लॉक करना है, और डी ब्लॉक हम तब कर सकते हैं जब हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को एनालिसिस भी कर रहे हैं और हम रियलिटी के साथ भी इन टच हैं। इसलिए मेथड भी ज़रूरी है ताकि कहीं पे भी हम फंसें तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ पॉइंट वेयर वी गेट आउट ऑफ द स्पाइरल। इफ वी आर इन अ स्पाइरल वी हैव टू गेट आउट ऑफ इट। तो मतलब मेथड गिव्स यू अ स्ट्रक्चर टू गेट आउट ऑफ दैट। अच्छा, 5वें नंबर पे वो बात कर रहे हैं कि न्यू पर्सपेक्टिव्स दैट ओपन अप, कि सिर्फ बुरी बातें नहीं होंगी, अच्छी चीज़ें भी होंगी, पोटेंशियल खुलेंगे, नए पर्सपेक्टिव्स ओपन अप होंगे। जो आपने सोचा होगा कि ये सोच सकते हैं, ये हो सकता है, उसके अलावा भी चीज़ें होंगी। जैसे हम कहते हैं 2019 में ही हम यूनियन बहाल करा लेते हैं। जैसे बात हो रही थी धरना देना, धरना यानी कि ये हमारा एक डिस्कशन चल रहा था, धरना देना चाहिए था 2019 में। यूनियन उस वक्त इतनी बात हो रही थी कि धरना देते तो शायद बहाल हो जाती, लेकिन अब जाके यानी कि उसको हम इस तरह भी देख सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन एक नए पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं, विच हैज़ एमर्ज्ड ओवर टाइम, विच इज़ कि अभी के ये जो प्रोपेगेंडा भी है कि जमीयत का वायलेंस भी है, और वो तब तक इतना खुला नहीं हुआ था कि जमीयत कौन है और प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस कौन हैं। तो जो थोड़ा सा डिले होया है उसके लिए नया पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि इससे टाइम मिल गया हो उनको डीकंस्ट्रक्ट करने का, उन बातों को, जैसे वायलेंस सारी तलबा तंजीमें करती हैं। तो 2019 में अगर यूनियंस बहाल नहीं हुई और 2021 आ गया है, तो नया पर्सपेक्टिव जो इस ब्लॉक की वजह से आया है या जो हमारा हक ना मिलने की वजह से हमें आया है, वो हम ये डेवलप कर सकते हैं कि अच्छा ये टाइम मिल गया हमें कि जिसमें डीकंस्ट्रक्ट हो सका वायलेंस का नैरेटिव। तो मतलब ये 5 बातें वो कह रहे हैं कि रियलिटी के साथ मेथड को जोड़ने के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले डायलेक्टिक्स को समझना, यानी कि इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस और मूवमेंट, इंटरनल मूवमेंट को इकट्ठे देखना। उसके बाद जो इंटरनल मूवमेंट की वजह से नए टास्क से मर्ज होंगे उनके लिए तैयार रहना। उसके बाद एक्शन को ब्रॉडन करना, महदूद ना रहना बल्कि उसको अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के मुताबिक उसको बढ़ाना एक ऑर्गेनिक वे में। उसके बाद ब्लॉकेजेस को जहन में रखना जो इमर्ज करेंगे, फिर डी ब्लॉक करने की पहले से कोशिश करना, जिसका मतलब है कि मेथड के साथ सच्चाई ज़रूरी है, प्रोसेस के साथ सच्चाई ज़रूरी है। और 5वें नंबर पे नए पर्सपेक्टिव्स के लिए यानी कि अपने जहन को ब्लॉक ना कर देना, जो एक हार है उसको भी नए पर्सपेक्टिव से देखना कि वो क्या था, या वो उस वक्त तो हार थी लेकिन क्या वो अभी भी हार है, क्योंकि वक्त के साथ चीज़ें तब्दील, रियलिटी जैसे मतलब कॉम्प्लेक्स है तो मेथड के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। सो ये ग्रास रूट्स लेवल के लिए अगर मेथड को समझना देखना, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं एडमर बुर्गो साहब ने 2000 सन में लिखी थी, और ये MST से इनका ताल्लुक़ है जो कि लैंडलेस वर्कर्स मूवमेंट है, और वो काफ़ी सालों से वो कब्ज़ा कर लेते हैं ज़मीनों पे जब उनको ज़मीन नहीं मिलती, और वो मतलब उन्होंने सोशल कॉन्शसनेस भी डेवलप की है ब्राज़ीलियन अवाम की कि ये हमारा हक है, और मतलब यानी कि उस मूवमेंट, और फिर जब अवाम इकट्ठी होती है तो गवर्नमेंट मजबूर होती है कि उनके हकों को उन तक पहुंचाया जाए। सो फिर वो ये एनालिसिस करते रहते हैं, और उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये चीज़ें जो हैं मेथड के हवाले से लिखी हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का सुनने के लिए, और अगर कोई बात करना चाहें एंड पे, अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहें, कोई कमेंट हो तो ज़रूर ऐड करें, फिर हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, सवाल कहें या थोड़ी इस पर रोशनी डालें। हम कहते हैं कि प्रोग्रेसिव तंजीमें जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है जमीयत से, वो काम तो कर रही हैं, होती हैं, कराची में है, पंजाब में है। इस तरह का कहना सही होगा कि अगर जमीयत स्ट्रॉन्ग है वो इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि प्रोग्रेसिव तंजीमें कमज़ोर हैं।
अच्छा। क्या ये कहना सही होगा? एक तो ये बात है। अगर प्रोग्रेसिव तंजीमें कमज़ोर हैं तो उनको किस तरह स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, या वो एक सेकुलर, एक रेडिकल, एक सूफी थाट जो होता है, और एक मतलब लिबरल थाट किस तरह हम डिस्कोर्स में लाएं ताकि वो जमीयत की तरफ मूव ना हो और उन इमोशंस में ना आए और जमीयत को हम कमज़ोर करें और अच्छा माहौल यूनिवर्सिटीज़ में लेकर आएँ। इस पर थोड़ी आप। हाँ, आई थिंक ये अमल ही है जिस तरह से। क्या प्रोग्रेसिव तंजीमें कमज़ोर हैं इसीलिए जमीयत स्ट्रॉन्ग है? मतलब इसका मतलब ये जो इस तरह के बड़े सवाल होते हैं उनका ब्लैक एंड वाइट आंसर मुश्किल होता है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि प्रोग्रेसिव तंजीमें कमज़ोर हैं, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि कभी भी स्टेट की बैकिंग नहीं रही और हमेशा स्टेट का डंडा ही मिला है प्रोग्रेसिव तंजीमों को। तो हालात हैं, मतलब सोशल रियलिटी है जिसकी वजह से जमीयत को क्योंकि बैकिंग मिली है हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन की, और उनको वो मौके मिले हैं, उनकी वो जो माहौल क्रिएट करते हैं वो सियासी जमातों के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि फिर वो स्टूडेंट्स को दबा के रखते हैं और कोई तंजीम से कुछ मतलब ऑर्गेनाइज आपस में नहीं कर सकते लोग, किसी और स्कूल ऑफ थॉट के बारे में सोच नहीं सकते, बातचीत नहीं हो सकती। और उन्हीं को मतलब यानी कि गवर्नमेंट के हक़ में, जब कोई जालिम गवर्नमेंट के हक़ में है जमीयत जैसे टैक्टिक्स को या जमीयत जैसी ऑर्गेनाइजेशन को जिनकी टैक्टिक्स तशद्दुद की बुनियाद पे हों, उनको सपोर्ट करना। तो अगर जमीयत स्ट्रॉन्ग लगती है कैंपसेस पे तो उसकी वजह एडमिनिस्ट्रेशन का साथ है और उसकी वजह ये बैकिंग है। गवर्नमेंट वो तो आपने सही की कि वो इस पे गवर्नमेंट की स्पॉन्सर मतलब करती है। मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर की बात कर रहा हूँ। अगर प्रोग्रेसिव तंजीम मुझे की लगता है आइडियोलॉजी, आपने पूछा कि मजबूत है, मुझे लगता है कि नंबर हाँ मजबूत है, मैं ये कहूँगी कि जमीयत से मजबूत है। देखिए क्योंकि यहाँ कराची में भी काफ़ी मतलब क्लैशेस हुए, हम देखें हम पढ़ते हैं यहाँ पे। रिसेंटली हमारे लिए जान का भी बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे स्टडी सर्कल हुआ था क्लियो में, तो मेरा भी उनसे यही सवाल था। उन्होंने कहा कि हमने जमीयत से मारी खाई भी है, जमीयत को मारे लगाई भी है। उन्होंने कहा कि अगर हम कमज़ोर हैं तो इसलिए हैं, जमीयत स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि हम लोग कमज़ोर हैं। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग हो जाए, हमारे आइडियोलॉजी स्ट्रॉन्ग हो जाए, स्टूडेंट्स तक वो एक लिबरल, एक सेकुलर थाट आ जाएगा तो जमीयत ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाएगी और यूनिवर्सिटी में इस तरह के मामला नहीं होंगे। मैं आपसे डिसएग्री नहीं करती, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करती, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन तेज़ होगी और उसमें पुख्तगी आएगी, उसमें एक मेथड डेवलप होगा, उसमें मतलब उसमें प्रोग्रेसिव सेकुलर मतलब माइंड बनेगा, उसमें हाँ मतलब हमें पता चलेगा किस बुनियाद पे हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ मिलता जुलता हमें मेथड नज़र आएगा, ऑर्गेनाइजेशन नज़र आएगी, तो जमीयत से मजबूत होंगे हम। लेकिन अगर नहीं होगा तो जमीयत एक मेथड फॉलो करती है, यानी कि वो अपना मेथड कोई ना कोई फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशनली स्पीकिंग, और उनको क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट रही है तो उनके हालात इस तरह से हैं कि वो हमसे स्ट्रॉन्ग। तो इट्स अ वेरी इसलिए मैं कह रही थी कि मतलब ब्लैक एंड वाइट में इसका नहीं दे सकती, लेकिन हाँ जहाँ तक स्पिरिट्स की बात है, स्पिरिट्स में मैं कहूँगी कि हम मजबूत हैं। लेकिन जहाँ तक फिर कैंपस पे प्रेजेंस की बात है तो जमीयत भी मौजूद है, तो हम उस रियलिटी से आंखें बंद नहीं कर सकते और हम ये नहीं कह सकते कि उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। उनका इम्पैक्ट है, तशद्दुद भी वो करते हैं, लेकिन ये कि ये अब मतलब ये बातें भी करने वाली हैं, लेकिन ये काम करने से भी हल होंगी। काफ़ी चीज़ें बातें करने से तो मतलब यानी कि बातें करने से उनके हल नहीं निकलते, सुझ सकते हैं, लेकिन जब तक वो ग्राउंड पे करते हैं ना जाके, तब जाके उनका कुछ समझ आता है और हमने जो बातें की होती हैं उसको भी डायरेक्शन मिलती है। मेरी यही सजेशन है कि प्रोग्रेसिव तंजीम में इन चीज़ों पे काम करें, स्टडी सर्कल लगाएं और स्टूडेंट्स तक ये बात पहुँचाएँ। मैं समझता हूँ कि इससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा और जमीयत मतलब वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। मैं एक छोटा सा मिसाल आपको देता हूँ। सिंध की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कराची को छोड़कर अगर हम सिंध यूनिवर्सिटी की सिर्फ बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की आपने नाम सुना होगा, सिंध की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वो, या आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की बात करें तो इनमें आपको देखें जमीयत का वजूद ही नहीं है। आप यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में चली जाएंगी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आपका जमीयत का वजूद नहीं मिलेगा। आप चले जाएँ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आपको काउंसिल्स मिलेंगी, बलोच, पश्तून, पंजाबी और डिफरेंट गिलगित आपको काउंसिल्स मिलेगी। जमीयत के या रिलीजन बेस्ड पे कोई भी आपको पॉलिटिक्स नहीं मिलेगी। तो एक तलबा उस तरफ जाएंगे भी और एक अच्छा माहौल भी बनेगा, और ये सारे हमारे जो स्टूडेंट के इशू हैं ये भी मैं समझता हूँ इजीली मतलब बन सकते हैं अगर जमीयत का वजूद ही नहीं होगा यूनिवर्सिटी में। ठीक है, जैसे कामरान ने कहा